मिला करें। ओके जी, रिव्यू कंटिन्यू करते हैं। पिछली दफ़ा हमने न्यूरल नेटवर्क से पीछे का काम कर लिया था, तो आज हम न्यूरल नेटवर्क से स्टार्ट होते हैं और देखते हैं कि हमारी स्पीड हमें कहाँ तक लेके जाती है। होपफुली हम अगले 7 या 8 लेक्चर अगर कर लें तो उससे अगले 7 या 8 में पूरा कोर्स रिव्यू हो जाएगा। उस तरह डिटेल में तो नहीं होगा जिस तरह असल क्लास में था, लेकिन काफ़ी हद तक अगर कोई सुस्त आदमी हो या जो ओवरव्यू लेना चाह रहा हो या जिसने रिवाइज़ करना हो, उन सब के लिए वो फिर एक यूज़फुल चीज़ होगी। सो हम न्यूरल नेटवर्क से स्टार्ट करते हैं। न्यूरल नेटवर्क बेसिकली इस काफ़ी जो सबसे तगड़ा एल्गोरिथम था और जिसकी फिर वेरिएंट्स आगे हम पढ़ते रहे बहुत सारे। न्यूरल नेटवर्क हमें हेल्प करते हैं नॉन लीनियर हाइपोथेसिस में। अभी तक जो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन या लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था वो हमें स्ट्रेट लाइंस में काइंड ऑफ बाउंड्रीज लगा रहे थे, ठीक है। सो हमें कई दफ़ा बाउंड्री स्ट्रेट लाइन में नहीं चाहिए होती, हमें टेढ़ी मेढ़ी बाउंड्रीज चाहिए होती हैं। और वहाँ पर अगर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल्स को अलग-अलग करना है तो वहाँ पर न्यूरल नेटवर्क और स्पेशली उनकी जो दरमियान वाली लेयर्स हैं वो हमें हेल्प आउट करती हैं। तो लेट्स से कि ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रॉब्लम था और हम कुछ इस किस्म की बाउंड्री चाह रहे थे, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह लीनियर रिग्रेशन में भी लीनियर रिग्रेशन में बाज़ का हमारी डायमेंशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और अगर हमें कोई बाउंड्री चाहिए हो जिसमें नॉन लीनियर बाउंड्री उसमें भी आ सकती थी, वो हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन बना लेते थे। हम उसकी पावर्स ऐड करना शुरू हो जाते थे, मल्टीप्लाई करके टर्म्स ऐड करना शुरू हो जाते थे कि x1 स्क्वायर भी ऐड कर लो, x1 x2 भी ऐड कर लो, ठीक है, x2 स्क्वायर भी ऐड कर लो, और नहीं तो क्यूब भी ऐड कर लो, ठीक है। लेकिन उसमें मसला ये है कि फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास लेट से 100 फीचर्स थे और अब आप इनकी स्क्वायर टर्म्स ऐड करना शुरू करें तो ये बड़े आराम से 5000 फीचर्स बन जाएंगे, ठीक है। और अगर आप क्यूब टर्म्स ऐड करना शुरू करें तो ये बहुत आराम से ये बेसिकली ON क्यूब के हिसाब से बनते हैं। आपने बिग ओ नोटेशन पढ़ी होगी शायद उसमें डाटा स्ट्रक्चर्स में, तो ये उसके क्यूब के हिसाब से बड़े होते हैं, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली क्यूब, लेकिन उसके ऑर्डर में बड़े होते हैं, ठीक है। यानी मोर लाइक स्क्वायर बड़े होते हैं। अगर आपने सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल डाल दिया और थर्ड ऑर्डर डाल दिया तो ये क्यूब बड़े होते हैं। तो ये फीचर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो की पॉइंट इज़ कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में अगर आपको कॉम्प्लेक्स शेप्स बनानी है जो कि नॉन लीनियर बाउंड्रीज बनानी है और उसमें आप पॉलिनोमियल टर्म्स ऐड करें तो उसके कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क हमें अलाउ करते हैं कि हम उनके बजाय कम कॉम्बिनेशन से भी काम चला सकें, ठीक है। सो ये हमने एक और एग्जांपल की थी कि फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी देखते हैं तो हमें तो गाड़ी नज़र आ रही होती है लेकिन कंप्यूटर को नंबर्स नज़र आ रहे होते हैं। और अगर हमने इसको ट्रेन करना है तो हम टिपिकली जो जनरली न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करेंगे, कुछ गाड़ी की तस्वीरें ले लेंगे, कुछ जो गाड़ी की नहीं है, और उनके ऊपर इसको ट्रेन कर देंगे। सो मे बी अगर यहाँ से एक पिक्सल उठा रहे हैं और यहाँ से एक पिक्सल उठा रहे हैं तो हम इसकी बेस पे, ये बहुत सिंप्लीफाइड टॉय एग्जांपल, हमने इससे एडवांस चीज़ें आप देख ली हैं लेकिन जो हम अभी अगले लेक्चर में दोबारा देखेंगे। लेकिन लेट्स से कि हम 2 पिक्सल वैल्यूज़ ले रहे हैं और उनके हिसाब से हम देख लेंगे यार अगर इधर और इधर की पिक्सल वैल्यू में गाड़ी कौन सी बनती है और जो गाड़ी नहीं बनती उनको हम बनाएं और हमारे पास कोई नॉन लीनियर सी बाउंड्री बने, तो हम चाहते हैं कि वो लर्निंग एल्गोरिथम ये बाउंड्री लर्न कर ले और फिर बता सके कि हाँ जी गाड़ी है या नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास 50 पिक्सल इमेजेस हो तो 50 बाय 50 भी बड़े आराम से 2500 हो जाते हैं। RGB हो तो 7500 हो जाएंगे 3 टाइम्स, ठीक है। तो आपके जो X हैं ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हैं, राइट। सो और अगर आप इसके क्वाड्रेटिक फीचर्स बीच में ऐड करना की कोशिश करेंगे तो ये तकरीबन 3 मिलियन हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो द कोर आइडिया ऑफ दिस पार्ट वॉज के अगर हमने क्वाड्रेटिक या क्यूबिक फीचर्स ऐड करने की कोशिश की तो वो दे डोंट स्केल दैट वेल, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बजाय कुछ और तरीका हो जाए तो बेहतर है। फिर हमने देखा था कि ब्रेन में कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क्स शुरू में काफ़ी पॉपुलर थे 90s में, फिर उसके बाद थोड़ा से ठंडे पड़ गए और उसके बाद दोबारा 2009-10 में, नहीं सॉरी 2000 हाँ तकरीबन इसी टाइम पे, ठीक है, 9-10 के ऊपर जब वो इमेज नेट पे जेफ हिंटन वाला एलेक्स नेट जो हमने बाद में पढ़ा था वो कामयाब हुआ, तो उसके बाद से फिर एक नई जान आ गई, ठीक है। तो पीछे इसके थॉट ये है कि एक हाइपोथेसिस है कि लर्निंग एल्गोरिथम पीछे एक ही है,
ठीक है, चाहे हमारी आंखों से इनपुट जा रही हो, चाहे कानों से जा रही हो, किसी और जगह से। और उसकी वजह यह है कि अगर जहाँ से कानों की जा रही है, अगर हम उसको डिस्कनेक्ट करके वहाँ से आंखों को कनेक्ट कर देना, तो स्टिल आंखें भी वहाँ उस हिस्से पे सही काम करना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। या आप हाथ, ये जो सेंस ऑफ टच है उसको कनेक्ट कर दें तो वो भी सही काम, उसको भी जहाँ पर वो प्रोसेस होती है जिस जगह पे, उस जगह पे आंखों को कनेक्ट कर दें, फिर भी आप देखना सीख लेंगे, ठीक है। तो ये इस किस्म के एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ठीक है, कि जिसमें आंखें काम नहीं कर रही, वो किसी और जगह पैचअप की और उसने जो पीछे लर्निंग एल्गोरिथम था उसने सीख लिया, ठीक है। और इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने की थी कि फॉर एग्जांपल ये हमने कहा था कि कैमरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर दें ये ज़ुबान पे आपको, क्योंकि ज़ुबान की थोड़ी बहुत कह लें कि रेजोल्यूशन हमारी बाकी की स्किन से बेहतर होती है, ठीक है। तो इधर आपको डिफरेंट जगह पे डिफरेंट और चार्ज आपको महसूस होता है ना, जब वो सेल को ज़ुबान लगाई होगी बचपन में कभी, तो वो बैटरी को लगाएं तो वो कहते हैं वो, तो ये बेसिकली उस किस्म की सेंसेशन देने के लिए, बट हर एक क्रूड लेवल पे पिक्सल सेंसेशन, तो उस पर आप ज़ुबान से कुछ देर में देखना सीख सकते हैं। इसी तरह ये बंदा है जो कि ब्लाइंड है, तो ये लेकिन चुटकी बजाता है तो आवाज़ जब बाउंस होके आती है, इसने उससे देखना सीख लिया थोड़ा बहुत कि यार आगे कोई ऑब्स्टिकल है या नहीं, ठीक है। सो काइंड ऑफ हमारा दिमाग ट्यून हो जाता है, चाहे पीछे वो वाला कानों वाला सिस्टम लगा हुआ था लेकिन वो भी देखने में ट्यून हो गया, ठीक। तो न्यूरॉन को अगर हम देखें तो न्यूरॉन बेसिकली एक सेल होता है, ठीक है, और लेकिन उस सेल की ना बहुत सारे शाखें निकली होती हैं जिससे वो इनपुट्स ले सकता है, ठीक है, जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं। और उससे जो इनपुट लेते हैं, एक उसकी आउटपुट निकलती है जो आगे कई जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एक मॉडल है। और जैसे न्यूरॉन काम करते हैं उसमें आप ये एक दूसरे से, हम कहते हैं कि जो न्यूरॉन पल्स फायर कर गया या उसने कुछ पल्सेस वो भेजते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो वो जो पल्सेस भेजती हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे को जाती हैं, दूसरे से तीसरे को, इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो इसको हम मॉडल करना चाह रहे हैं। तो इसको हमने जो बहुत ही सिंप्लीफाइड मॉडल बनाया, वो हमने बनाया जो हमने लॉजिस्टिक यूनिट देखा था, उसी को ही हमने कह दिया कि समझो ये इसी तरह का न्यूरॉन होता है। टिपिकली न्यूरॉन की ना तकरीबन अप टू 10,000 इनपुट्स हो सकती हैं, ठीक है, और वो अप टू 10,000 और उसके आउटपुट एक ही, ठीक है। और इनको आपस में ऐसे आपके मेरा ख्याल है कितने होते थे, 100 मिलियन आई गेस, आपके इस तरह कोई नंबर था जब मुझे याद पड़ता है। आपके सर में इतने न्यूरॉन मिलियन थे, बिलियन थे, ये मुझे भूल गया, सॉरी, गूगल कर लेना, ठीक है, गूगल बता देगा। ओके, सो हम उनमें से अभी एक न्यूरॉन को मॉडल कर रहे हैं। तो एक न्यूरॉन को हमने एज अ लॉजिस्टिक यूनिट कर दिया कि लॉजिस्टिक यूनिट में ही होता था कि इनपुट है, उसको आपने वेट से मल्टीप्लाई किया, और इधर ये जो येलो है इसको हम कह देंगे कि ये सिग्मॉइड है, ठीक है। सो आपने सिंपली एच ऑफ थीटा जो है 1/1 प्लस ई रेज़्ड पावर माइनस थीटा ट्रांसपोज एक्स का मतलब है कि ये सारे वेट्स जो हैं ये पॉइंट बाय पॉइंट एक्स से मल्टीप्लाई हुए और जमा कर दिया, तो एक आया, उसके ऊपर हमने सिग्मॉइड अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमने पिछली रिवीजन में देख लिया, ठीक है। तो इसको हमने एक न्यूरॉन के साथ किया, एक हमने इसके साथ क्या लेंगे बायस यूनिट लगा दी, ठीक है। सो न्यूरल नेटवर्क में हम ऐसे बहुत सारे सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये तो हमारी इनपुट लेयर है, इसके आगे हमने कोई दरमियान में एक लेयर लगाई और ये हमारे पास आउटपुट आ गई। तो ये जो दरमियान वाली लेयर है इसको हम अमूमन हिडन लेयर कहते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली इधर शो नहीं किया हुआ बट बायस यूनिट भी ऐड हुआ है। और ये जो एरोज हैं ये शो कर रही हैं कि इस वाली इनपुट को ये मल्टीप्लाइड बाय सम वेट प्लस ये मल्टीप्लाइड बाय सम वेट प्लस ये मल्टीप्लाइड बाय सम वेट इनपुट आ रही है, और उसको ऐड करके हमने उसके ऊपर सिग्मॉइड अप्लाई कर दिया। इसी तरह इसको भी तीनों से इनपुट आ रही है बट विद मल्टीप्लाइड विद डिफरेंट वेट्स, ठीक है। तो हर एक डिफरेंट, तो ये बहुत सारे वेट्स हैं, यानी जितनी ये इनपुट हैं और जितनी ये आउटपुट हैं, इनकी जो मतलब ये अगर 3 हैं और ये 3 है तो टोटल ये 9 वेट्स बन जाएंगे, 3/3, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, ठीक। तो ये चीज़ तो क्लियर हो रही है सारों को। ओके, सो न्यूरल नेटवर्क में ये जो हमने दरमियान वाली लेयर में A1, A2, A3 कहे हुए हैं, इनको हम एक्टिवेशन ऑफ यूनिट आई कहेंगे, इन लेयर J जो भी आप कह लें, ठीक है। और थीटा जो हैं, जो इनके वेट्स हैं उनको हम थीटास कहते हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली किसी और इन लेक्चर्स में थीटा का हुआ है, दूसरे लेक्चर्स में W का हुआ है, ये मैंने आपको कहा था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग इज दिस थिंग, ठीक है। सो ये जो A1 है दिस इज इक्वल टू कि आपके इधर जो 3 वेट बनते थे उनको आपने एक को x1 से किया मल्टीप्लाई, एक को x2 से किया, एक को x3 से किया, तो ये 3 थीटास जो थे
इनको x1 x2 x3 से किया और ये x नॉट जो है ये हमारा बायस टर्म है, ठीक है। तो इससे हमने थीटा 4 को किया, तो ये 1 है बट दिस इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेट, ठीक है। और उसको हम उससे हमारे पास निकल आया इसकी इनपुट, और उसके ऊपर हमने g फंक्शन अप्लाई किया जो कि सिग्मॉइड फंक्शन है, तो उससे हमारी एक्टिवेशन निकल आई। सिमिलरली हमने A2 के साथ भी यही किया बट इसके अब वेट्स डिफरेंट थे, ठीक है। ये जो वेट के साथ नंबर लगे हुए हैं इनको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। लेकिन 3 वेट्स हैं जो कि x1 x2 x3 से 3 डिफरेंट वेट्स हैं जो मल्टीप्लाई हुए, प्लस एक वेट मल्टीप्लाई हुआ विद बायस एंड उसके ऊपर सिग्मॉइड अप्लाई किया, और यही काम हमने तीसरे के लिए किया, तो हमारे पास 3 एक्टिवेशंस आ गई। इसको मैं अगर हाइड कर दूं तो अगला स्टेप भी यही है एग्जैक्टली, ये जो आखिरी लाइन लिखी हुई है इसमें अब हमारे पास ये एक्टिवेशन इनपुट बन गई इसका, और जब एक्टिवेशन इनपुट बनी तो इन एक्टिवेशंस को हमने एक को एक वेट से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, एक हमने हिडन यूनिट को मल्टीप्लाई किया विद अ डिफरेंट वेट, और जो भी आया वो हमारी इसकी इनपुट बन गई जिसको हमने सिग्मॉइड से गुजारा, तुम्हारे पास आउटपुट। सो यू गेट द आइडिया कि क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, सो ये हम पूरा काम कर रहे होते हैं जब न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम आगे जा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो हमने वैसे भी नंबरिंग जो की हुई है वो इस हिसाब से की हुई है कि थीटा के ऊपर जो 1 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये पहली लेयर के वेट्स हैं, ठीक है, पहली लेयर की आउटपुट पे जो वेट्स, और जो 2 लिखा हुआ है इसका मतलब है ये दूसरी सेकंड के, ठीक है। और ये जो नीचे लिखा हुआ है 1 0, इसका मतलब है ये 0 से आ रहा है और 1 पे जा रहा है, तो इधर हमने जो वो बायस नहीं लिखा हुआ था वो 0 था, वहां से आ रहा है 1 पे जा रहा है। दूसरा, इन सारों में देखें इस रो में ये लेफ्ट साइड 1 है बिकॉज ये 1 पे जा रहा है क्योंकि हम A1 कैलकुलेट करें, ठीक है। और राइट साइड जो है वो बता रही है कि अच्छा किधर से आ रहा है, 0 से आ रहा है, 1 से आ रहा है, 2 से आ रहा है या 3 से आ रहा है। तो हमने बेसिकली इस तरह से ये नंबरिंग इस वक्त की हुई है, ठीक है। तो यही आप थीटा के बजाय W भी लिख सकते थे और उसमें भी बायस यूनिट हमने जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी कहा था कि हम अमूमन ना एक ये तो सारी इनपुट्स आ रही हैं प्लस हम एक कांस्टेंट 1 के साथ एक वेट मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे हमें ये पता चल जाता है कि कोई चीज़ 0 सेंटर्ड नहीं है, अगर किसी और जगह पे हमें बाउंड्री चाहिए तो वो बायस उसका काम कर रही होती है बेसिकली, ठीक है। वो उसको ऐड कर देती है कि भाई 0 के बजाय उस थ्रेशोल्ड पे वो बाउंड्री लग जाती है, ठीक है। और ये काम हम हर लेयर पे कर रहे हैं, तो तुम जो हर लेयर जो है ना वो डिफरेंट जगह पे थ्रेशोल्ड बनाते हैं। ओके, सो ओवरऑल अगर हमने इसको इम्प्लीमेंटेशन करनी हो वेक्टराइज, तो बेसिकली हम यूँ कर सकते हैं कि थीटा इंटू एक्स करें तो आपके पास z आ जाएगा, उसके ऊपर ये पॉइंट बाय पॉइंट इम्प्लीमेंटेशन है, ये समझ लो कि ये पहली लेयर के जो थीटाज हैं वो x से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप एक A0 क्योंकि उसमें वो नहीं था शामिल वो ऐड करें, वो हम पहले से भी बना सकते हैं कि उसको एक एक्स्ट्रा जगह रख लें, और उसके बाद आप दोबारा ये थीटा इंटू A2 कर दें तो z आ जाएगा एंड सो ऑन, इसको कैलकुलेट करना। तो ये वेक्टराइज्ड इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी बड़े आराम से हो जाती है, ठीक है। इसको मैं टपाता हूँ, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। लेयर्स आप हमने अभी एक लगाई थी, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। ये हमने एक एग्जांपल की थी जिसमें हमने कहा था कि नॉन लीनियर बाउंड्री कैसे कैलकुलेट हो सकती है, तो हमने उसकी एग्जांपल ली थी कि फॉर एग्जांपल इस किस्म की कोई बाउंड्री चाहिए, तो ये अब सिंगल लाइन से नहीं बनेगी, इसके ऊपर हमें चाहिए कोई काइंड ऑफ इस किस्म की बाउंड्री, राइट। इसी को सिंप्लीफाई करके हमने ये बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें हमने 4 दिखाई हुई हैं बट आप समझ लें कि ये कुछ इस किस्म की बाउंड्री ही हम बनाना चाहें। अगर हम इसको और से देखें ना तो ये एक्स नॉर हो रहा है बेसिकली, यानी 0 0 आए तब भी हमें 1 चाहिए, यानी x1 भी 0 x2 भी 0 तब भी 1 चाहिए, x1 भी 1 हो x2 भी 1 हो तब भी 1 चाहिए, और जब ये डिफरेंट हो तो हमें 0 चाहिए। तो ये हमारा काइंड ऑफ एक्स नॉर का ऑपरेशन हो रहा है, हमें इस किस्म की बाउंड्री चाहिए। तो क्या हम न्यूरल नेटवर्क लर्न कर सकते हैं एक्स नॉर? तो उसके लिए हमने क्या किया था, एक एग्जांपल ये की थी जिसमें हमने कहा था कि लेट्स से कि पहले हम देखते हैं क्या ये एंड लर्न कर सकता है कि नहीं, ठीक है। तो हमने कहा कि x1 x2 है और एक हमारी ये बायस यूनिट है, और अगर हमने इसके ऊपर 3 वेट्स दे दिए थे -30 +20 +20, और फिर हमने इसको चला कर देखा था कि क्या ये वाकई लर्न करता है कि नहीं। तो जो सिग्मॉइड होता है वो कुछ इस किस्म का होता है, वो अगर -4.6 पे होना तो वो 0.01 तक पहुंच चुका होता है, ऑलमोस्ट 0 हो गया होता है, ठीक है। तो यानी इसके आगे आप इसको 0 ज्यूम कर सकते हैं, और +4.6 पे हो तो ये 0.99 हो चुका होता है, यानी कि ऑलमोस्ट 1 के करीब पहुंच चुका होता है। तो हम अगर इस पे इनपुट दें, लेट्स से कि सो बेसिकली अगर हम इसको देखें तो ये वेट्स आ रहे हैं, राइट। तो ये थीटा कह लो कि 0 थीटा 1 थीटा 2 ये वो बन गए, ठीक है।
जो आपके 3 वेट्स बनते हैं, और आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, इसको x1 से, इसको x2 से, तो फॉर एग्जांपल हम इनमें से लेट्स से कि 2 केस देख लेते हैं कोई से, एक में एक 1 हो, एक 0 और एक में दोनों 1 हो। तो लेट्स से कि अगर दोनों 1 हुए तो क्या होगा, ये -30 था लेकिन दोनों 1 होने की वजह से ये राइट साइड पे +20 पे +40 पे चला जाएगा, तो +40 पे चला जाएगा, और -+40 -30 क्या बनेगा, +10, विच इज़ क्वाइट फार अवे फ्रॉम दिस, तो उस पर आउटपुट 1 आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि इनमें से एक 0 है और एक 1 है, तो एक 0 है तो -30 की वजह से -30 उधर गए हुए थे, लेकिन इसकी वजह से +20 आएंगे तो हम -10 तक ही पहुँचेंगे, तो -10 इज स्टिल 0, और ऑब्वियसली दोनों 0 हो तो फिर तो ये -30 होगा, तो उसमें तो हम इसका मतलब है कि एंड फंक्शन लर्न कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने और फंक्शन के लिए ये डिफरेंट वेट्स दे दिए हुए थे कि अगर हम -10 20 कर दें, ठीक है, तो अब ये वाला वेट हमने कम कर दिया, तो इनमें से कोई एक भी आएगा तो ये 10 राइट साइड पे चला जाएगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट -10 है, बाय डिफॉल्ट यानी कि 0 है, यानी दोनों 0 होंगे तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एक भी आया तो ये +10 पे चला जाएगा, 2 आ गए तो कहते हैं 30 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो दोनों केस में तो और यही काम कर रहा होता है ना, कोई एक भी 1 आ गया, ठीक है, तो एक या दोनों 1 आ गए तुम्हारे पास आ जाए, तो ये हमने काइंड ऑफ और सीख लिया था। और फिर हमने एक नॉट का भी कर दिया था कि नॉट में भी हम ये कर सकते हैं कि 10 - 20x, इसमें अगर ये 0 होगा, ठीक है, तो क्या होगा, 0 होगा तो ये 10 बनेगा, तो 10 उस तरफ चला गया, ठीक है, तो 1 आ गया। लेकिन अगर ये 1 हो गया तो 10 उस तरफ चला गया, क्योंकि इसको 20 वेट दिया हुआ था, तो ये -1 आ गया, तो ये उसका ऑपोजिट हो गया, ठीक है। और क्योंकि हमने लॉजिक डिज़ाइन भी पढ़ी है तो हमें पता है कि क्या होता है x नॉर x बार y बार प्लस x y, ठीक है, तो यानी कि बार को भी एंड कर लो और उसको भी कर लो, उनको आपस में और कर लो, ठीक है। तो ये हमने काइंड ऑफ वही चीज़ इधर इम्प्लीमेंट कर दी थी, ठीक है, कि हमने कहा कि यार इनको कौन कौन से थे, ये नॉट हमने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, ये हमने एंड किया, और फिर हमने और कर दिया इनको आपस में, ठीक है। तो ये हमारा, और इसको हमने चला के देखा था, बेसिकली A0 जो है वो आपका एंड है, ये आपका उसका उलट है, ठीक है, नॉट करके, तो ये आपके पास जब इनको आपस में और करेंगे तो जहाँ पर भी 1 आ रहे हैं वहाँ पर ये x नॉर का फंक्शन है कि अगर दोनों 0 हुए या दोनों 1 हुए तो 1 आ जाएगा। सो बड़े छोटे से नेटवर्क से, यानी ये कोई बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं था, हमने एक नॉन लीनियर बाउंड्री बना दी जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव को कर सकते हैं। यही काम अगर हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन से करना पड़ता तो हमें क्यूबिक टर्म्स और वो, क्योंकि वो सर्कल और इस तरह की चीज़ें डालनी थी, तो वहाँ पर हमारे लिए ज़रा मुश्किल हो जाती। तो डिसीजन बाउंड्रीज बनाने के लिए न्यूरल नेटवर्क काफ़ी बेहतर है, ठीक है। फिर हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी जिसको मैं अभी स्किप करूँगा, इसकी वीडियो हमने देखी थी जिसमें बहुत अच्छे तरीके से डिजिट रिकग्निशन हो रही थी, और कहते हैं दिस वाज लेनेट 5, जो कि हमने बाद में जब हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स पढ़े थे तो पढ़ा था, ये जो हम नेक्स्ट क्लास में रिवीजन में पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके, सो ये तो केस था जिसमें हमारी आउटपुट यूनिट हमने एक ही लगाया हुआ था, बट हमारा केस मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा क्लासेस को भी क्लासीफाई करना पड़ सकता है। तो उस केस में हमने ये कहा था कि हम समझ लें कि हम एक से ज़्यादा लॉजिस्टिक यूनिट्स लगा दें, ठीक है। तो ये पीछे उसी तरह का स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर हम अगर हमें 4 आउटपुट चाहिए, पेडेस्ट्रियन, कार, मोटरसाइकिल या ट्रक, तो हम इधर 4 यूनिट्स लगा दें और उसको हम 1 हॉट बना दें कि यार अगर उसके अंदर पेडेस्ट्रियन आ रहा है तो हम पेडेस्ट्रियन वाली जगह पे 1 कर दें, अगर कहते हैं कार आ रही है तो कार वाली जगह पे 1 कर दें। तो हमारे पास जो इनपुट आ रही थी उनमें तो ये इस तरह एग्जांपल्स थी जिसमें 1 2 3 4 लिखा हुआ था, लेकिन हमने उस 1 2 3 4 को ना इस तरह 1 0 0 0 या 0 1 0 0 या 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1 इन 4 हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है। और इसके हिसाब से फिर हम लर्न कर लेंगे इसको, ठीक है। सो अब जो y है बेसिकली, अब वो 1 2 3 4 के बजाय ये 1 हॉट इनमें से कोई एक ऑप्शन हो जाएगी। तो हमने ट्रेनिंग सेट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। ओके, सो दिस वाज अ लिटिल बिट स्लो। क्योंकि आप लोगों की रिवीजन हो रही है, तो अगर क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए तो आई थिंक यू वोंट माइंड, या इफ़ समवन माइंड्स तो वो जा भी सकता है और वो ये कर लेगा कि बाद में वीडियो से देख लेगा, ठीक है। ओके, सो अब हम आ जाते हैं। तो ये तो हमने अभी स्ट्रक्चर समझा था, लेकिन इसको ट्रेन कैसे करें,
ठीक है। यहाँ तक तो क्योंकि एक लॉजिस्टिक यूनिट को ट्रेन करना तो हमें आता है, लेकिन ये तो हमने सीरीज़ में लगा दिए हैं, तो सीरीज़ में तो आप कैसे ट्रेन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले कॉस्ट फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन क्या था, उसमें ऑब्वियसली दोनों किस्म के केस थे, एक बाइनरी वाला और एक मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन वाला। तो हम इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन था, जिसमें हमने लॉग्स वगैरह डाल दिए थे जिससे वो कन्वेक्स हो जाता था, ठीक है। और ये हमने रेगुलराइजेशन टर्म डाली थी, ताकि क्यों डाली थी, ओवरफिटिंग ना हो, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क का जो कॉस्ट फंक्शन है ना, वो उसी से डिराइव्ड है, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखते हैं तो हमारे पास ये समेशन टर्म्स कुछ एक्स्ट्रा आ जाती है, ठीक है। तो ये समेशन टर्म क्या कह रही है, ये समेशन टर्म कह रही है कि इसके आगे एक यूनिट लगा हुआ था, न्यूरल नेटवर्क के आगे वैसे के यूनिट लगे हुए हैं, ठीक है। तो हमने हर के को ना, जो आपके पास एच ऑफ थीटा देना, हमने क्या है, एच ऑफ थीटा आई का मतलब है, 0 का मतलब है पहला वाला आउटपुट यूनिट, एच ऑफ थीटा 1 का मतलब है दूसरा वाला, एच ऑफ थीटा 2 का मतलब है तीसरा वाला, अप टू ये के यूनिट्स लगे हुए। तो हमने बेसिकली क्या किया हुआ कि ये तमाम के तमाम पे जो आ रहा है ना, एक अगर ये के ना होता तो हम कह रहे थे एक के ऊपर क्या एरर आ रहा है, हमने तमाम के ऊपर एरर्स को सम कर लिया है, तो हमारा कॉस्ट फंक्शन में सबका इफेक्ट आ गया, ठीक है। और ये जो हमें नजर आ रहा है, ये भी आपको वैसे कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, लेकिन ये असल में जितने भी थीटास दरमियान में आते हैं, हमने उन सब के सब को सम कर दिया है, एक्सेप्ट ये सारे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। थीटा 0 को हमने बीच में से, हमने कहा था कि हम बायस टर्म को रेगुलराइज नहीं करते, ठीक है, तो वो बस हमने निकाल दी, ठीक है। तो ये हमारा काइंड ऑफ कॉस्ट फंक्शन बन गया, ठीक है। अब बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम क्या करता है, बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम में हमने इस कॉस्ट फंक्शन की बेस पे इस नेटवर्क को ट्रेन करना था। तो हम ट्रेन कैसे करेंगे, सरफराज तुम्हें बैक प्रोपगेशन में, दिस इज द टाइम, मैंने तुम्हें कब कहा था कि रिवाइज कराऊंगा, तो अब वो वक्त आ गया, ठीक, ओके। सो बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम में हम पूरे नेटवर्क को ट्रेन करना चाहते हैं बेस्ड ऑन दिस कॉस्ट फंक्शन। हम देखना चाहते हैं कि हर थीटा के ऊपर उसका क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। तो सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन में तो हम आराम से उसको निकाल लेते थे, लेकिन हमें बेसिकली इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा कॉस्ट फंक्शन का, और फिर हम किसी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम को कहेंगे, ग्रेडियंट डिसेंट को या किसी ऐसे को कि यार जाके इसका मिनिमम निकालने की कोशिश करें। लेकिन उससे पहले हमें ये इसके डेरिवेटिव कॉस्ट फंक्शन के चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली हमने अभी तक जो स्टेप किए थे वो ये थे कि हमारे पास इनपुट जो थी, पहली लेयर की एक्टिवेशन जो थी वो इनपुट ही थी खुद, उससे हमने थीटा से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास जी आ गया था, उसके ऊपर हमने जी ऑफ जी अप्लाई किया था, जो कि हमारे पास एक मॉड अप्लाई करके एक्टिवेशन सेकंड लेयर की आ गई थी, और उसमें हमने एक एक्स्ट्रा बायस टर्म ऐड कर दी थी, और उसके ऊपर फिर हमने थीटा सेकंड लेयर के अप्लाई किए थे, थीटा 2, तो हमारे पास उससे अगली लेयर की आ गई थी क्या लो वैल्यूज जीज, और जीज के साथ हमने जी ऑफ जी किया था और एक एक्स्ट्रा A0 अप्लाई कर दिया था, तो हमारे पास A3 आ गया। दैट्स द वे वी डू फॉरवर्ड पास, एक कैलकुलेशन अगर हमने करनी हो, ठीक है। तो ये तो हमें पता है। अब बैक प्रोपगेशन क्या है, बैक प्रोपगेशन जो है ना, ये हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली इधर से इधर जाने के लिए, ठीक है, ये जो सारे काम है। लेकिन अब हम इधर से एरर टर्म को वापस लेके आना चाह रहे हैं, तो एरर निकालना तो बड़ा आसान है। यहाँ पर अगर मेरे पास इसने कोई इसको कहा है 0.7, इसको 0.6, इसको समथिंग, लेकिन मुझे पता है कि असल में y क्या था, किसी एक जगह पे 1 था, बाकी सब पे 0 था, तो मैं अगर उससे सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मेरे पास एरर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले यही करते हैं कि हम स्मॉल डेल्टा को से कहेंगे कि इससे हम एरर्स को रिप्रेजेंट करें किसी भी जगह पे, लेकिन जो सबसे आखिर वाला है ना, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इधर एरर निकालना बड़ा आसान है, हम A4 से y को, A4 क्या चीज़ है, जो हमारा h ऑफ x आया था इस जगह पे, ठीक है। तो इस लेयर पे जो भी आउटपुट आई थी, हमने कहा कि ये मेरे पास आउटपुट आ रही है। तो एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल ली, उसके ऊपर हमने फॉरवर्ड पास किया, उसने जो भी रिजल्ट दिया, उससे हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एरर निकाल लिया कि यार उसमें जो मेरे पास इस वक्त न्यूरल नेटवर्क आउटपुट दे रहा था उसमें गलती कितनी आ रही है। तो हमारे पास क्योंकि y पड़ा हुआ था जो कि 1 हॉट काइंड ऑफ था, 0 1 0 0 टाइप की तरह का, उससे हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास आ गया इधर जो भी प्रोबेबिलिटीज आ रही थी उनके साथ कितना डिफरेंस बनता है। उसको अब हमने वापस पीछे प्रोपगेट करना है। तो पीछे प्रोपगेट करने के लिए हम सिंपल सी ये कंप्यूटेशन करते हैं। वो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जो हमारे पास इस जगह पे वेट्स थे ना, हम उन वेट्स से प्रोपोर्शनेट आगे उसको ट्रांसमिट करेंगे, बट वी ऑल्सो मल्टीप्लाइड विद
जी बार ऑफ जी। तो इसको हमने डिराइव नहीं किया था कि ये क्यों है, लेकिन मतलब ये डेरिवेटिव कैसे बनता है, हमने कहा था कि ये विल टेक इट एज इज, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पर जो एरर आई है हम उसको बैक प्रोपेगेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर ये 4 से आ रहा है ना, तो जितना जितना वेट है उसके हिसाब से हमने उसको स्केल करके हर एक को वापस दे दिया। लेकिन बट वी ऑल्सो पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाइड इट विथ जो इस जगह पे इसका डेरिवेटिव बनता था। तो अब इस जगह पे सिग्मोइड का जो डेरिवेटिव बनता था ना, जो कि इस पॉइंट पे, जो कि डिपेंड करता है आप किस पॉइंट पे बैठे हैं, वो आगे की तरफ भी हो सकता है, पीछे की तरफ भी हो सकता है, तो ये वो उस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव, जी बार का मतलब है उसका डेरिवेटिव। सिग्मोइड का डेरिवेटिव बड़ा आसान होता है। अगर आप सिग्मोइड का डेरिवेटिव कैलकुलस से निकालेंगे ना, तो वो बेसिकली ये होता है a इंटू 1 माइनस ए, ठीक है। तो सिग्मोइड यूज़ करने का एक वजह भी ये थी कि इसके डेरिवेटिव प्रॉपर्टीज़ अच्छी हैं, ठीक है, इस फंक्शन की। तो यहाँ पर क्योंकि हम सिग्मोइड यूज़ कर रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव सिंपली ये बन जाएगा। तो आप क्या करोगे कि इस जगह पर लेट से कि मेरे पास, मैं कहता हूँ कि इस जगह पे बैठा हूँ, तो इस दिस मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस दिस, ठीक है, ये मेरे पास जो आ रहा है ये आ जाएगा कि उस जगह पे स्लोप क्या बनती थी जहाँ पर सिग्मोइड हमने कैलकुलेट किया था, उसको मल्टीप्लाई किया विद जो मेरा एरर था, बट उस एरर को हमने साथ हर एक पे उतना उतना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जिस वेट से वो आ रहा था, ठीक है। तो दिस इज द कैलकुलेशन, ठीक है, कि आपने अगर इस जगह के आपने डेल्टाज निकालने, तो डेल्टा 4 हमारे पास गिवन थे, डेल्टा 3 निकाल रहे हैं हम, तो डेल्टा 3 इज इक्वल टू थीटा 3, यानी इस जगह के जो पैरामीटर्स थे उनका ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा 4, कि यहाँ पे चारों आए थे, तो इसका मतलब ये चारों जो हैं ये हर एक के ऊपर वेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मगर उनको हमने पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई किया हुआ है जो इस जगह पर मेरे पास, जो मेरे पास इस जगह पे उसका डेरिवेटिव बनता था, ठीक है। तो ये आपके पास काइंड ऑफ चीज़ बनती है। तो ये कैलकुलेशन करेंगे ना, तो आपके पास इस लेयर के डेल्टाज आ जाएंगे। फिर यही काम आप दोबारा जब करेंगे तो आपके पास इस लेयर के डेल्टाज आ जाएंगे, और ये दोबारा करेंगे तो इधर क्या आ जाएंगे, लेकिन लेयर 1 के ऊपर हमें तो इनपुट थी, वहाँ पर हमें कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज द कैलकुलेशन जो कि हमने करनी। तो स्मॉल डेल्टा की कैलकुलेशन समझ आ गई कि आउटपुट लेयर पे हमने सिंपल सब्ट्रैक्ट किया था, उसके बाद उससे अगली लेयर के लिए हमने सिंपल जी प्राइम ऑफ जी विच इज a इंटू 1 माइनस ए, हर पॉइंट पे a इंटू 1 माइनस ए कैलकुलेट किया, उसके साथ पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई किया हमने थीटा ट्रांसपोज, यानी यहाँ पर जो वेट्स उस वक्त थे उनका ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय जो एरर आया था। तो जो एरर आया ना उसको हम वापस की तरफ प्रोपेगेट करें, ठीक है, जो एरर आया उसको वेट के हिसाब से, जी ये इसका डेरिवेटिव है। ये डेरिवेटिव जो है ना, अगर आप सिग्मोइड का कैलकुलेट करेंगे वो a इंटू 1 माइनस ए आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ रही है। और ये सॉरी मैं इधर कह रहा हूँ डेरिवेटिव इस जगह वाली बात हो रही, ठीक है, तो वो ठीक है पिछले का होगा क्योंकि ये 3 इंटू वो है, ठीक है, ओके। सो ये तो है डेल्टास को प्रोपेगेट करना पीछे, ठीक है। तो बैक प्रोपेगेशन में मेन स्टेप अगर ये समझ आ जाए ना, तो आगे थोड़ा सीधा सही काम है, ठीक है। तो मेन ये है कि यार ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये बैक प्रोपेगेट कर रहा है। इसको हम थोड़ा सा इंट्यूशन आगे दोबारा भी देखते हैं, लेकिन जब आप इसको करना है, अब ये तो एक एग्जाम्पल पे था, लेकिन आपके पास तो ट्रेनिंग सेट काफ़ी बड़ा है। तो हमने तो असल में तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन निकालना था। तो ये जो स्मॉल डेल्टा की कैलकुलेशन है ना, दिस इज वन स्टेप इन कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन। सो कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकलता है और वो ग्रेडियंट डिसेंट में कैसे अप्लाई होगा, वो अब हम करने जा रहे हैं। तो लेट्स से हमारे पास m एग्जांपल्स हैं। सो विल स्टार्ट विद, ये हमने कैपिटल डेल्टा जो है ना, इनमें हम स्मॉल डेल्टास को क्यूमुलेट जमा करते जाएंगे, ठीक है। तो आप समझेंगे जो हमने पिछला स्मॉल डेल्टा देखा था वो डेल्टास थे एक एग्जाम्पल के लिए, कि एक एग्जाम्पल पे फॉरवर्ड पास किया, एक एग्जाम्पल पे बैकवर्ड पास किया, तो स्मॉल डेल्टास निकल आए। अब हमारे पास ऐसी लेट से 100 एग्जाम्पल्स थी, तो हम उन सारे डेल्टास को जमा करते जाएंगे, ठीक है। जमा करते जाएंगे तो उनका जो सम आएगा ना, वो हम कहेंगे कि वो कैपिटल डेल्टा है। तो ये जो आगे स्लाइड में आएगा ये असल में ये काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा इनको 0 से स्टार्ट करो, क्योंकि जमा करना है तो स्टार्ट में 0 होना चाहिए। हमने कहा 1 से m पे जाओ, ठीक है, और आपने पहले फॉरवर्ड पास करो, पहली लेयर को इनपुट को x, जो भी हमारी एग्जांपल थी वही इसको असाइन की, उसके बाद एक फॉरवर्ड पास कर दिया। फॉरवर्ड पास की कैलकुलेशन हमने पहले से की हुई है। उसके बाद आप आखिरी लेयर का एरर निकालो और उससे स्मॉल डेल्टा बाकी सारे
जो हमने अभी पिछली स्लाइड में देखे थे वो कंप्यूट कर दो। वो जब सारे स्मॉल डेल्टास कंप्यूट हो जाएंगे तो उनको एक्यूमुलेट करते जाओ, ये जिसको 0 से हमने इनिशियलाइज किया हुआ था, इसके साथ आप हर लेयर के डेल्टास इसके अंदर एक्यूमुलेट करते जाओ, करते गए। जब ये पूरा लूप चल जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास इसके बाद हम सिंपल सा एक स्टेप करेंगे, कैपिटल डेल्टा निकालेंगे। उसमें हमने सिर्फ क्या किया है, रेगुलराइजेशन अगर ना डालें, जो कि 0 के मतलब बायस के केस में नहीं डालते, तो सिंपली हमने 1/m से डिवाइड कर दिया। और अगर आपने रेगुलराइजेशन करनी है तो प्लस हम लैम्डा इंटू थीटा आई जे ये काम करें। तो ये जो कैपिटल डी है ना, दिस इज योर डेरिवेटिव, ठीक है। सो दिस इज योर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन। तो यानी कि हमने उसकी डेरिवेशन नहीं की कि ये क्यों डेरिवेटिव है, लेकिन हमने उसके स्टेप्स पढ़ लिए। तो स्टेप्स वर नॉट दैट डिफिकल्ट कि यार आप एक जगह पे एरर निकालो, उसको पिछली लेयर्स पे प्रोपेगेट करते जाओ। और वो जो जी प्राइम ऑफ जी था ना, वो क्यों आया था, वो असल में चेन रूल की वजह से आया था। डेरिवेटिव में होता है ना कि आप चेन रूल, क्योंकि आप एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन इससे कैलकुलेट कर रहे हैं ये, और इससे आगे, इससे आगे, तो उसका जब आप डेरिवेटिव, जब आप वापस इफेक्ट उसका निकालेंगे तो चेन रूल की वजह से उसका डेरिवेटिव उसमें आ जाता है, ठीक। मगर ये पॉइंट समझ नहीं भी आया कि क्यों ये डेरिवेटिव के इक्वल है, तो हमने ये कवर भी नहीं किया था, ठीक है। तो उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको ये स्टेप्स समझ आए होने चाहिए, ठीक है, अगर आपने बैक प्रोपेगेशन खुद इंप्लीमेंट करें। ओके, सो काइंड ऑफ ये हमारा पूरा चीज़ हो गई। सो इसकी इंट्यूशन के लिए हमने, क्योंकि बहुत सारे स्टेप इकट्ठे आ गए थे, तो हमने फिर एक थोड़ी सी एग्जांपल की थी, जिसमें हमने कहा था कि यार फॉरवर्ड पास क्या होता है, वो तो हमें ऑलरेडी पता है कि इधर से हम पिछली तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और लेंगे। इस जगह पर निकालना है तो हम इन तीनों को थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, लेंगे, उसके बाद सिग्मॉइड लेंगे तो एक्टिवेशन आ जाएगी एंड सो ऑन। बैक पास क्या होता है, ठीक है। सो बैक पास जो है ना, वो उसकी हमने इंट्यूशन ये समझी थी कि आप इसको समझें कि ये हमारी ये जो चीज़ आ रही है ना, ये हमारी एक तरह की कॉस्ट है। ऑल्दो हमने कॉस्ट में लॉग का फैक्टर लगाया हुआ है, लेकिन बेसिकली आप इसको समझने के लिए समझें कि ये कॉस्ट है, एरर है, क्योंकि आउटपुट और जो आपकी जो प्रेडिक्शन है उसके दरमियान जो डिफरेंस है वो एरर आ रहा है। तो हमने कहा था कि हम बेसिकली उस एरर को वापस प्रोपेगेट कर रहे हैं। और वापस कैसे प्रोपेगेट कर रहे हैं, तो हमने कहा था कि अगर इसको वापस प्रोपेगेट करना है तो हम जिस वेट से हमने मल्टीप्लाई करके फॉरवर्ड गए थे, उसी वेट से इस एरर को स्केल करेंगे, इससे इस एरर को स्केल करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला डेल्टा आ जाएगा, ठीक है, विद ऑब्वियसली पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई डेरिवेटिव से भी करना है, लेकिन जो स्केलिंग फैक्टर है वो हमें समझ आ जाए कि जिस हिसाब से कनेक्शन है ना, उसी थीटा से हम स्केल करके वापस पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या लेंगे बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम था। सरफराज कुछ क्लियर हो गया या मज़ीद कंफ्यूज कर दिया मैंने, ठीक है, गुजारा हो जाएगा, दोबारा देख लेना अगर ना समझे, ठीक है। ओके, ये एक छोटी सी चीज़ हमने की थी कि प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट अगर आपने मैटलैब वगैरह में करना है तो उसमें 2D अमूमन वो नहीं लेता जो ऑप्टिमाइज़र है, तो उसको आप थीटास को जो है ना सीरीज़ में लगाकर एक बड़ा सा वेक्टर बनाकर उसको दे सकते हैं और डेरिवेटिव्स को भी कर सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है क्योंकि आप मैटलैब यूज़ नहीं कर रहे तो इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। उसके लिए हमने कहा था मैटलैब यूज़ करनी हो तो रीशेप का फंक्शन हो, पाइथन में भी वैसे रीशेप ही है। तो और एफमिनांक जो था वो हमारा ऑप्टिमाइज़र था जो कि ये काम कर रहा होता था, ठीक है। एक छोटी हमने चीज़ और ये की थी कि क्योंकि ये बहुत सारे स्टेप्स हैं तो इसमें गलती होने का चांस होता है, और गलती होने का चांस होता है तो उसको अवॉइड करने के लिए आप ग्रेडियंट चेकिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हमने अभी ग्रेडियंट निकाला है, ठीक है, लेकिन ग्रेडियंट निकालने का एक तरीका ये भी तो होता है ना, ग्रेडियंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, यानी जो डेरिवेटिव। और हमने उसके लिए कहा कि हम किसी भी पॉइंट पे थोड़ा सा आगे चले जाएं, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, ठीक है, और वहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो दोनों निकाल लें, ठीक है, और तो हमारे पास उसका टैन निकल आएगा ना, ट्राइंगल बन जाएगी, हाइट ओवर एक्स का डिफरेंस ओवर वाई का डिफरेंस कर लेंगे तो वो निकाल सकते। तो ये हमने कहा था कि यार ये वाला काम हम कर सकते हैं कि जे ऑफ थीटा प्लस एप्सिलॉन में चले जाओ माइनस जे ऑफ थीटा माइनस एप्सिलॉन, वहाँ पे एप्सिलॉन बड़ा छोटा सा हो और दरमियान में क्योंकि प्लस एप्सिलॉन गए हैं माइनस एप्सिलॉन गए हैं तो 2 एप्सिलॉन बेस आ रही है, तो आपने हाइट ओवर बेस किया तो आपके पास ये वाली लाइन जो है ना, ये इसका बड़ा अच्छा एस्टिमेट आ जाता है। तो आप क्या करें कि जब आप इसको इम्प्लीमेंट करने लगे ना तो ये भी इम्प्लीमेंट कर लें। इसको हम असल में यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम इस मकसद के लिए यूज़ करेंगे कि हमने जो बाकी की सारी कैलकुलेशन की है उसमें कोई गलती तो नहीं होगी, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करते हुए फिर हम हर थीटा के लिए ये निकाल सकते हैं।
और जब निकाल रहे होंगे तो उसमें फिर हम ये अप्रॉक्सीमेशन चेक कर सकते हैं कि ये उसके करीब करीब ही है जो कि दूसरे से निकाला था, कोई बहुत वे ऑफ तो नहीं आ रहे, 10⁻³ के करीब है, 10⁻², कितना डिफरेंस आ रहा है, 0.001 आ रहा है, 0.0001। अगर इन रेंजेस में आ रहा है आप कहेंगे कि यार इसका मतलब है कि कोई बड़ी गलती नहीं मैंने कर दी, ठीक है। तो ये सो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन करते हुए आप क्या करेंगे कि आप बैक प्रॉप इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद आप जो आपने भी ये जो अप्रॉक्सीमेशन किया वो भी करेंगे, फिर आप उसको चेक करेंगे कि सिमिलर वैल्यूज हैं तो ठीक है। एक दो कह लें कि चेकिंग के बाद एक दो आइट्रेशन की आप उसको कहेंगे कि यार अब तुम बंद हो जाओ, ठीक है, उसको मज़ीद आप नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि तसल्ली होगी। उसके बाद आप ट्रेन करेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग में अगर आपने ये ग्रेडियंट चेकिंग भी ऑन रखी तो ये इतना स्लो हो जाएगा कि ट्रेनिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सिर्फ चेकिंग के लिए कोड लिखा था। एक और चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि आप जो थीटास को इनिशलाइज करने हैं, अगर आप ज़ीरो से इनिशलाइज करें तो ये मसला होता है कि ना वो सारे न्यूरॉन सेम चीज़ ही लर्न करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने कहा था कि हम क्या करेंगे कि हम कोई स्मॉल रैंडम वैल्यूज़ से इनिशलाइज कर देंगे, तो उससे हर एक डिफरेंट जगह पर कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा। तो हमने कहा था कि कोई आप एप्सिलॉन इसका भी रख लें, ठीक है। एप्सिलॉन हम उमूमन किसी छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कहते हैं, तो आप किसी छोटे से प्लस माइनस एप्सिलॉन के दरमियान उनकी वैल्यू स्टार्ट में रैंडमली इनिशलाइज कर दें और उसके बाद ट्रेनिंग शुरू करवा दें। तो ज़ीरो से ना इनिशलाइज करें, इन अदर वर्ड्स। अदरवाइज इसको हम कहते हैं सिमेट्री ब्रेकिंग, क्योंकि अदरवाइज सारे न्यूरॉन सेम, क्योंकि वो पीछे वाले सेम वेट से ही सारे कनेक्टेड हैं, तो सेम इनपुट इसको भी जा रही है, सेम इनपुट इसको भी जा रही है, सेम इनपुट इसको भी जा रही है, तो वो सेम चीज़ पे ट्रेन होते रहेंगे। सो बेसिकली ये हमारे काइंड ऑफ न्यूरल नेटवर्क ख़त्म हो गए, जिसके अंदर हमने कहा था कि अमूमन हम फिर इस किस्म के डिफरेंट आर्किटेक्चर्स बनाते रहते हैं और उस पर चेक करते हैं कौन सा आर्किटेक्चर बेहतर परफॉर्म करता है। अगर हम ज़्यादा डीप बना देंगे तो वो ज़्यादा नॉन लीनियर फंक्शन लर्न कर सकेगा, कम डीप बनाएंगे तो कम कर सकेगा, लेकिन ऑब्वियसली फिर इसमें ओवर फिटिंग का चांस भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो रीज़नेबल डिफ़ॉल्ट ये है कि आप एक हिडन लेयर ले लें, या अगर एक से ज़्यादा हैं तो दोनों का सेम साइज़ रख लें, जिस तरह इधर हमने सेम साइज़ रखा हुआ, तो आम तौर पे लोग इस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। और ट्रेनिंग करने के लिए ये तो वैसे हम कर ही चुके हैं कि रैंडमली इनिशलाइज वेट करें, उसके बाद फॉरवर्ड प्रॉप करें और कहते हैं कॉस्ट फंक्शन निकालें, पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालें, और ये आपके पास तमाम एग्जाम्पल के लिए फॉरवर्ड पास होगा, बैक पास होगा, और आपके पास डेल्टा टर्म्स के साथ वो लर्न होता जाएगा, ठीक है। ग्रेडियंट चेकिंग लगा लें और उसको बाद में डिसेबल करना ना भूलें, ठीक है। और जो भी आपने ऑब्वियसली आपने तो वो कैलकुलेट करना है आगे, तो हम कोई ग्रेडियंट डिसेंट खुद तो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम कोई लाइब्रेरी यूज़ कर रहे होंगे। इनफैक्ट प्रैक्टिकली आप बैक प्रॉप भी आपने एज एन असाइनमेंट आपको मिली हुई थी इम्प्लीमेंट करना, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ये काम ही इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लाइब्रेरीज़ अब इतनी एडवांस हो गई हैं कि आप उनको स्ट्रक्चर बता देते हैं और वो उसके ऊपर ट्रेन हो जाती है, ठीक है। और होपफुली अगर ये हो जाए तो आप पहुंच जाएंगे किसी ना किसी मिनिमम, ठीक है। इसके बाद हमने एक ऑटोनोमस ड्राइविंग कार की एग्जांपल भी देखी थी, वो भी मैं इस वक्त स्किप करूंगा बिकॉज वी आर काइंड ऑफ शॉर्ट ऑफ टाइम। तो वो पुरानी वीडियोस में से न्यूरल नेटवर्क के एंड पे जाके अगर किसी ने देखनी हो तो वो देख ले। ओके, सो ये था हमारा न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। हमने तकरीबन पौने घंटा लगा दिया इसको, है ना, 12-13 हो गए। मेरा ख्याल था कि मैं 10-10 मिनट में 20 मिनट लगाऊंगा, नॉट वेरी गुड एट। ओके, आगे हम थोड़ा सा फिर स्पीड पकड़ लेते हैं या थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद हमने ना कुछ टाइम लगाया था ऑन मशीन लर्निंग एडवाइस, ठीक है। तो जो ज़रा से कह लेंगे न्यूरल नेटवर्क जो थे वो दिमाग की दही बनाने वाला लेसन था, तो उसके बाद हमने कहा ज़रा बच्चों को इजी लेक्चर फीड इन किए जाएँ। तो वो एक दो इजी लेक्चर थे, बट दे वर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सेंस कि वो आपको बताते हैं और ये डिफ्रेंशिएट करते हैं। मैंने देखा है कि अक्सर जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो इधर से आ रहे होते हैं, ठीक है। तो कल को आप लोगों ने जब जॉब्स पे अप्लाई करना है ना, तो ये वाले जो मैं आखिरी 3 लेक्चर्स को ना मैं कंबाइन करके शायद एक ही बना दूंगा, ठीक है। तो आपने अगर कोई मशीन लर्निंग की जॉब पे अप्लाई करना है तो एक पूरा रिव्यू हो जाएगा, और उसमें स्पेशली ये वाला सेक्शन जो होगा इसके अंदर आप फोकस कर सकते हैं कि यार क्योंकि लर्निंग कर्व्स वगैरह पे हम अभी आएंगे कि मसले कैसे निकालें। सो क्वेश्चन ये है कि आप लेट से कि अब हम न्यूरल नेटवर्क से बाहर आए, हमने एक
रेगुलराइज्ड लीनियर रिग्रेशन इम्प्लीमेंट की हुई है, ठीक है, जिस तरह प्रॉपर्टी वाली केस था, ठीक है। तो उसके अंदर अब लेट्स से कि हमारा एरर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, एरर ज़्यादा आ रहा है तो हमारे पास बहुत सी ऑप्शन हो सकती हैं। एक ये हो सकती है कि ट्रेनिंग एग्जाम्पल बढ़ा दो, ठीक है, एक ये हो सकती है कि कम फीचर्स यूज़ करो, एक ये हो सकती है कि ज़्यादा फीचर यूज़ करो, ठीक है, एक ये हो सकता है कि पॉलिनोमियल फीचर ऐड कर दो बीच में, एक ये हो सकता है कि आप लैम्डा को कम कर दो, एक ये हो सकता है कि लैम्डा को बढ़ा दो, ठीक है। तो अब ये सारी ऑप्शन है। तो एक तरीका हो सकता है कि हम बस रैंडमली ट्राई करना शुरू कर दें, जिस पे दिल आएगा यार नहीं मुझे लगता है ये करूँगा, वो लगता है पे नहीं जाना आपने, ठीक है। तो इस लेक्चर का कोर मकसद था कि आप लगता है पे जाने के बजाय थोड़ा मेथोडिकल तरीके से डिसाइड करें कि आगे क्या करना है। तो इस पार्ट के बाद हमें वो समझ आ जाएगा, ठीक है। सो अमूमन उसके लिए हम कहते हैं कि आप कोई डायग्नोस्टिक बना सकें जिससे आपको पता चल सके कि चीज़ कितना अच्छा काम कर रही है, ठीक है, और विच इज़ अ गुड टाइम इन्वेस्टमेंट। जब आप डेवलपमेंट कर रहे होंगे आपका पास कोई डायग्नोस्टिक हो जिससे आपको पता चल सके कि आप कितना अच्छा जा रहे हैं, ठीक है। सो अब आपने हाइपोथेसिस को इवैल्यूएट करना है कि वो कैसा जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या अगर वो सही तरह से फिट नहीं हो रहा तो कई मसाइल हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक मसला जो आता है वो ये अक्सर आता है कि ट्रेनिंग सेट पे ठीक काम कर रहा होता है, टेस्ट सेट पे उतना अच्छा काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो अगर ऐसा मसला हो तो हम उसको अमूमन कहते हैं कि ये ओवर फिटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हम उसको देखते हैं कि वो उसका जो बेहतर तरीका है वो क्या है। उसका हमने कहा था कि जो मसला आता है वो ये आता है आपने ट्रेन किया, ट्रेन करने के बाद जब नई एग्जाम्पल दी तो वो नहीं चला, तो उसका बेहतर तरीका है कि आप ट्रेनिंग करते हुए ये काम कर लें कि आपने जो ट्रेन किया उसमें जिस पे टेस्ट करना है उसको अलग कर लें, जो कि आपका ट्रेनिंग सेट था उसको अलग कर लें। तो हमने कहा था कि मे बी आप 70% ट्रेनिंग सेट रख लें, 30% टेस्ट सेट रख लें, ट्रेन इसके ऊपर करें, टेस्ट इसके ऊपर करें, ठीक है। तो उससे अगर ये इसके ऊपर ओवरफिट हुआ होगा तो इसके ऊपर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको बजाय ये कि जब असल में डिप्लॉय हुआ और फिर पता चला कि यार ये तो अच्छा काम नहीं कर रहा, उसके बजाय इसी स्टेज पे पता चल जाएगा कि ये काम सही नहीं कर रहा, ठीक है। सो टेस्ट सेट एरर कैसा करेंगे उसके लिए वही फार्मूला है बट विद कह लो कि टेस्ट सेट के ऊपर, ठीक है। और बाज़ का अगर आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ की हो तो उसमें हम एक और एरर यूज़ करते हैं मिस क्लासिफिकेशन का। मिस क्लासिफिकेशन में ये होता है कि आप कि कौन सा उसने गलत क्लासीफाई किया वो आप पूरा काउंट कर लेते हैं, ठीक है। कि अगर 0 आना था और 1 आ गया और 1 आना था तो 0 आ गया, तो वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एग्जांपल्स निकाल लेते हैं। तो आपको एक बजाय इसके कि ये जो कॉस्ट फंक्शन है ये आपको उतना इंट्यूटिव चीज़ नहीं देता ना। लॉजिस्टिक रिग्रेशन है 0 या 1 आउटपुट आनी थी, बिल्ली है कि नहीं है, लेट से ये डिटेक्ट करना था आपने कि बिल्ली की तस्वीर है कि नहीं है। तो आपको अगर ये आ जाए कि यार हाँ 0.8 टाइम्स ठीक है तो ये ज़्यादा बेहतर है, तो उसको हम कहते हैं मिस क्लासिफिकेशन एरर, ठीक है। कि आप गलत जो आए हैं वो जो सही आए हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एग्जांपल्स आप कर दें तो वो ओके। अच्छा अच्छा, ये दूसरा हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि बाज़ का हम जब ट्रेन करते हैं तो टेस्ट सेट पे अमूमन कम रिजल्ट आता है ट्रेनिंग सेट की निस्बत, और उसकी वजह ये होती है कि ओवर फिटिंग हो रही होती है। तो अब आप लेट से कि आपने आप ये चेक करना चाह रहे थे कि मैं कौन कौन से पॉलिनोमियल फीचर ऐड करूँ, तो आपने उसके कोई 10 कॉम्बिनेशन बना दिए, ठीक है। तो अब इनमें से कैसे चूज़ करें, ठीक है। तो इनमें से एक चूज़ करने का तरीका है कि भाई सारों को ट्रेनिंग सेट पे ट्रेन करें और टेस्ट सेट पे जो भी बेहतर आता है उसको चूज़ कर लें। लेकिन वो क्योंकि हमने चूज़ ही इस तरीके से किया तो वो तो उस तरफ बायस्ड होगा ना, क्योंकि जो बेस्ट आया था वो हमने उठा लिया। उससे बेहतर तरीका ये है कि अब आप 2 के बजाय 3 हिस्सों में तोड़ लें, एक ट्रेनिंग सेट, एक वैलिडेशन सेट और एक टेस्ट सेट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ट्रेनिंग सेट पे ट्रेन करें, वैलिडेशन सेट के हिसाब से देखेंगे उस पर किसका बेस्ट रिजल्ट आता है, और उस पर जो ट्रेनिंग सेट का रिजल्ट जो टेस्ट सेट का रिजल्ट आता है आप वो कोड कर दें, ठीक है। क्योंकि आपने कहा कि यार मैंने वैलिडेशन सेट पे देखा कि यार ये वाला सबसे बेहतर आ रहा था, तो आपने कहा अच्छा अब ये तो वैलिडेशन से मैंने उठाया था रैंडमली, एक तरह से रैंडमली तो नहीं, जिस पे बेस्ट आ रहा था, लेकिन अब मैं इसको दूसरे एक तीसरा सेट जो कि बिल्कुल अननोन था अभी तक, उसके ऊपर जो इसके नंबर्स आते हैं वो मैं रिपोर्ट करूं अगर मैं कोई पेपर पब्लिश करने जा रहा हूं या खुद अंदाज़ा लगाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा क्रॉस वैलिडेशन टेस्ट और टेस्ट सेट था, ठीक है। 60-20-20 कई दफ़ा हम कर लेते हैं, बट कोई इसका बहुत फिक्स रूल नहीं है, डिपेंड करता है कि बात का तो आपके पास कितना डाटा अवेलेबल है, ठीक है। ओके
तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, दूसरा जो ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन के हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना, वो आपने ट्रेनिंग में, मेरा ख्याल है कि आजकल हमारा काम ज़्यादातर यही रह गया है कि हम ये चेक करें कि हम इस वक्त बायस प्रॉब्लम में या वेरिएंस प्रॉब्लम में। ठीक है, तो हमने कहा था कि दो तरह के प्रॉब्लम आते हैं। एक ये होता है कि आपका मॉडल इज़ नॉट गुड इनफ। ठीक है, तो अगर आप लाइन से इसको मॉडल करने की कोशिश करें तो इट्स नॉट अ गुड इनफ मॉडल, जिसकी वजह कोई भी हो सकती है। जिसकी वजह ये हो सकती है कि मॉडल सिंपल था, जिसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपने रेगुलराइजेशन ज़्यादा अप्लाई की हुई थी, तो जिसकी वजह से वो चेंज ही नहीं हो पा रहा था। ठीक है, और दूसरा केस है कि जिसमें ओवर फिट हो जाए, जिसको हम कहते हैं हाई वेरियंस प्रॉब्लम। ये हाई बायस है, अंडर फिट, ओवर फिट है, और ये जो बिल्कुल कह लो कि तकरीबन ठीक है जो हम चाह रहे हैं। ठीक है, सो इसको डायग्नोज कैसे करें? ठीक है, सो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के हिसाब से एरर को प्लॉट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने कम डिग्री रखी तो अब हम उस रेंज में होंगे कि जब आप लाइन से फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लाइन से फिट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो डाटा इतना अच्छा फिट नहीं होता, तो उसका निशानी क्या होगी कि आपका ट्रेनिंग एरर भी ज़्यादा आएगा और वैलिडेशन एरर भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि मॉडल ही अच्छा ट्रेन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि ट्रेनिंग सेट पे भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा और टेस्ट सेट के ऊपर भी या वैलिडेशन सेट के ऊपर भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अब आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा कि जो ये अच्छा अप्रॉक्सीमेट करना शुरू हो जाएंगे दोनों, लेकिन फिर अब एक पॉइंट से अब आगे जाएंगे तो ये ट्रेनिंग सेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा, लेकिन वैलिडेशन सेट पर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। इसका मतलब है कि आपने इतने हायर ऑर्डर के पॉलिनोमियल डाल दिए कि जो छोटे छोटे कोनों पे वो बम्प्स बना रहे हैं, बट एक्चुअल डाटा के ऊपर जो कि अनसीन डाटा होता है उस पर इतने अच्छा परफॉर्म नहीं। तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज काइंड ऑफ अ गुड कैंडिडेट, जिसके ऊपर आपका क्रॉस वैलिडेशन एरर सबसे कम आ रहा है। तो आप कहेंगे यार ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मुझे सूट करती है। तो आप ये कर सकते हैं कि डिफरेंट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ट्राई करें, उसके हिसाब से ये कर्व बनाएं कि किसके ऊपर एरर आता है ज़्यादा, और वो दरमियान में जहाँ पर इसका ट्रफ आ रहा है वो आपका लोएस्ट एरर बनता है क्रॉस वैलिडेशन, तो वो वाला चूज़ कर लें। ठीक, तो ये आपका आप यानी कि अगर आप बायस वाली हाई बायस वाली रेंज में हुए तो आपके दोनों एरर ज़्यादा होंगे, अगर हाई वेरिएंस वाले में या ओवर फिटिंग में हुए तो आपका ट्रेनिंग सेट एरर बहुत कम होगा, क्रॉस वैलिडेशन एरर ज़्यादा होगा। तो दिस इज़ अ जनरल रूल। तो अगर आपको इंटरव्यू क्वेश्चन आया तो यू शुड बी एबल टू प्लॉट दिस थिंग। ठीक है, ये एक तरीका है, इसमें हम पॉलिनोमियल के हिसाब से बना रहे हैं, लेकिन हम आगे लर्निंग कर्व देखेंगे, दैट इज़ मोर अप्रोप्रिएट टू प्लॉट एक्चुअली। ठीक है, अच्छा, अब रेगुलराइजेशन भी यही वाला काम कर रही होती है कि अगर रेगुलराइजेशन में मैं लैम्डा बहुत बड़ा रख दूंगा तो सारे थीटास जो हैं वो 0 0 के करीब आ जाएंगे, तो ये सिंपल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और बहुत छोटा कर दूंगा 0 के करीब तो ये ऑलमोस्ट होगा कि हमने रेगुलराइज किया ही नहीं है। ठीक है, तो अब लैम्डा को कैसे चूज़ करें? ठीक है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं कि क्रॉस वैलिडेशन सेट बना दें जिसके ऊपर लैम्डा के डिफरेंट वैल्यूज ट्राई करें, जिसके ऊपर वो बेहतरीन आपको आ रहा है वो आप कह दें कि यार ये हमारे पास ये लैम्डा ठीक लगता है। ठीक है, सो ऑब्वियसली लैम्डा में करेंगे तो ये वही वाला प्लॉट फ्लिप बना हुआ है, क्योंकि लैम्डा ज़्यादा का मतलब है कि वो हाई बायस वाला केस है और कम का मतलब है कि हाई वेरिएंस वाला। तो ये है वही प्लॉट ही, उसी तरह का प्लॉट है, उसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल थी तो वो कम होती थी तो वो हाई बायस होता था, और तो ये वही वाला आपको, अगर आपका आपकी लार्ज लैम्डा है तो आपका ये हाई बायस हो जाएगा और दोनों का एरर ज़्यादा आ रहा होगा, और अगर ये स्मॉल लैम्डा होगा तो अब आपका ट्रेनिंग सेट के ऊपर एरर कम होगा, टेस्ट सेट के ऊपर ज़्यादा होगा। तो ये जो अगेन दिस इज़ काइंड ऑफ द रेंज जो कि हम चाह रहे हैं। लर्निंग कर्व्स एक्चुअली वो तरीका है जिसके ज़रिए आपने अगर हाई बायस हाई वेरिएंस को निकालना है। ये जो पिछला था वो मोर लाइक पैरामीटर ट्यूनिंग थी कि लैम्डा क्या चूज़ करें, डिग्री क्या चूज़ करें, लेकिन अगर आपने वो चूज़ कर लिया है तो आप अब लर्निंग में किस जगह पे पहुंच गए हैं उसको देखने के लिए हम लर्निंग कर्व यूज़ करते हैं। तो लर्निंग कर्व में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि छोटे एम से कम एम से स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, कम ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे करो। तो लेट से कि आपके पास एक ही ट्रेनिंग एग्जाम्पल है तो इस पर टेस्ट सेट भी ठीक जाएगा और ट्रेनिंग सेट भी ठीक जाएगा। दो आई हैं तो अब आपके थोड़ा सा कहते हैं फ़र्क पड़ेगा, ट्रेनिंग पे आप अच्छे हो जाएंगे, टेस्ट पे इतना अच्छे नहीं हो, सॉरी एक आई है तो टेस्ट शायद इतना अच्छा नहीं जाएगा, ट्रेनिंग आपका सही जाएगा, तो 0 एरर होगा ट्रेनिंग का। तो ट्रेनिंग पे आप बहुत अच्छा चलते जाएंगे, लेकिन जैसे आप एग्जाम्पल बढ़ाते जाएंगे तो ट्रेनिंग का एरर थोड़ा थोड़ा
बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि आपने एक ही पे ट्रेन किया हुआ था तो टेस्ट सेट का एरर तो बहुत ख़राब होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें तो वो वाली एग्जांपल्स हैं जो कि अनसीन है ना, तो उसके ऊपर वो। लेकिन जैसे जैसे आप m बढ़ाते जाएंगे तो ये ट्रेन होता जाएगा। अच्छा, अब अगर तो ये इनके दरमियान गैप सिग्निफिकेंटली कम हो गया तो इसका मतलब है कि आपकी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो रही है, ठीक है, एक चीज़। दूसरा ये कि अगर ये ओवरऑल ऊपर ही रहे दोनों, तो इसका मतलब हाई बायस का मसला आ रहा है, ठीक है। तो ये आप इसको फिर इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर आप अंडर फिट हो रहे हैं, ठीक है, तो अब आप एग्जांपल जितनी मर्जी बढ़ा देंगे ये लाइन इसी तरह ही अप्रॉक्सीमेट कर सकती है। तो ये आपका अब आपका ट्रेनिंग सेट का एरर भी ज़्यादा है और टेस्ट सेट का भी एरर तकरीबन ज़्यादा ही है, तो दोनों ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि ये आपका अंडर फिटिंग है या हाई बायस वाला प्रॉब्लम है। तो अगर ओवर फिटिंग वाला प्रॉब्लम होगा तो तब आपके पास ये वाला कहते हैं कि इस किस्म का केस होगा कि ये गैप रहेगा, ये क्रॉस वैलिडेशन पे। अगर तो मज़ीद ट्रेनिंग से ये इम्प्रूव हो सकता हुआ तो आप आगे जाते जाएंगे, नहीं तो आप नहीं जाएंगे, लेकिन तब ये गैप ज़्यादा होगा। गैप ज़्यादा होना आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आप हाई वेरिएंस से करें, ठीक है। आपके पास अगर ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है तो फिर हो सकता है कि ये फिर ज़्यादा गैप ही रहे और वो शो कर रहा होगा कि आपका मॉडल जो है वो थोड़ा सा उस मॉडल को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, उसमें ज़्यादा पॉलिनोमियल टर्म्स आ गई, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर हम इनको देखें सारी चीज़ों को, ठीक है, तो ये अब हर एक क्या करता है। अगर मोर ट्रेनिंग एग्जांपल लाएंगे तो वेरिएंस को थोड़ा सा कम करेगा, बिकॉज अब डिफरेंट किस्म की एग्जांपल आएंगी तो आपका वो ओवरफिट होने का चांस कम हो जाएगा। अगर आप कम फीचर यूज़ करेंगे तो ये हाई वेरिएंस को कम करेगा, ठीक है। ज़्यादा फीचर होंगे तो आप ज़्यादा बाउंड्री जो है डिफरेंट किस्म की बना सकते हैं। एडिशनल फीचर जो है वो हाई बायस को करेगा कि अगर आपका आप इस नतीजे पे पहुंचे कि यार ये तो बहुत अच्छा मॉडल नहीं कर रहा, तो अच्छा घर की सिर्फ मुझे उसका साइज़ नहीं चाहिए, मैं नंबर ऑफ बेडरूम्स भी साथ डाल दूँ, मैं उसके साथ कोई और भी चीज़ डाल दूँ, तो वो बायस वाले प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा, बिकॉज ज़्यादा फीचर होंगे वो ज़्यादा अच्छा लर्न कर लेगा, ठीक है। पॉलिनोमियल फीचर जो है ये भी बायस को करता है, क्योंकि आप पॉलिनोमियल फीचर हमने इसलिए डाला था कि वो सीधी लाइन अच्छा अप्रॉक्सीमेट नहीं कर रही थी, तो हमने कहा था कि पॉलिनोमियल फीचर डाल दें, ठीक है। सो लैम्डा का हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर बायस ज़्यादा होगी तो फिर हम डिक्रीज़ कर लेंगे और अगर वेरिएंस ज़्यादा होगी तो हम इसको इंक्रीज़ कर लेंगे, ठीक है। सो अगर आप छोटा न्यूरल नेटवर्क बनाएं तो अमूमन वो कंप्यूटेशनली चीपर होता है, लेकिन वो अंडर फिट कर रहा होता है, मॉडल को उतना अच्छा लर्न नहीं कर सकता। बड़ा बनाएंगे तो वो ओवर फिट कर सकता है। टिपिकली आप क्या करते हैं कि नॉर्मली आप थोड़ा बड़ा नेटवर्क बना के उसके साथ लैम्डास यूज़ कर लेते हैं ओवर फिटिंग को कैटर करने के लिए, ठीक है। तो लर्निंग में आप फिर यही कह रहे होंगे ऐसा मॉडल बनाएंगे, उसको लर्न करेंगे, फिर देखेंगे लर्निंग कर्व्स जो हमने पीछे प्लॉट किए थे कि यार ये वाला केस बन रहा है, गैप वाला केस बन रहा है या ये वाला केस बन रहा है, ठीक है। ये वाला केस बन रहा है तो इसका अंदर मज़ीद लेयर ऐड कर दो बेशक, ठीक है। मज़ीद लेयर ऐड करोगे तो वो नए फीचर्स लर्न कर सकता है, ठीक है। अच्छा, वो उसको ऐड किया, एक लेयर ऐड की, दूसरी लेयर ऐड की, फिर ये वाला केस बनना शुरू किया, आपने कहा एक लेयर को कम कर दो, ठीक है। तो ये आपके पास, या लैम्डा को बढ़ा दो, ठीक है, तो वो आपका न्यूरल नेटवर्क उसको लर्न कर लेगा, ठीक, ओके। ठीक जा रही टॉप टॉप, ओके। इसके बाद हमने एक एग्जांपल की थी स्पैम क्लासिफिकेशन की, ये भी लाइट सही लेक्चर था। उसके अंदर हमने क्या किया था कि हमारे पास जो ईमेल्स आ रही होती हैं उनके अंदर इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ना वो ये थी कि हम अभी तक अज्यूम करते जा रहे हैं कि हमारे पास इनपुट कहीं से आ रही है, ठीक है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं तो इनपुट आपके पास नंबर्स की फॉर्म में नहीं आ रही होती, ठीक है। अब आप पढ़ के गए न्यूरल नेटवर्क, आपने कहा मैं तो बड़ा चीता बन गया, और आपने कहा कि यार, अगले बंदे ने कहा यार मुझे बता स्पैम है ईमेल या नहीं है, आपको ये तो टेक्स्ट आ रहा है सारा, आउट ऑफ कोर्स आ गया, ठीक है। सो आउट ऑफ कोर्स आ गया तो उसको क्या करें, तो उसके लिए आप थोड़ा सोचते हैं कि क्या करें, ठीक है। तो हमने उसकी कुछ एग्जांपल की थी कि अक्सर जो आपके स्पैमर्स होते हैं वो कई दफ़ा मिस स्पेल कर रहे होते हैं, जिस तरह वॉचेस को W4, क्योंकि स्पैम फिल्टर्स जो है ना वो ये जज करने की कोशिश करें कि कोई डील तो नहीं आपको सेल कर रहा कि बाय करो ये चीज़ वो चीज़, कोई घड़ियाँ बेच रहा होता है, कोई और चीज़ बेच रहा होता है, ठीक है। तो मॉर्टगेजेस के होते हैं, तो ये मॉर्टगेजेस के स्पेलिंग जो हैं वो गलत किए हुए हैं, वॉचेस के गलत किए हुए हैं, और ये एक नॉर्मल ईमेल है जिसमें आपने कोई भी उसने अपनी कहते हैं भाई के साथ ईमेल की एंड्रोइंग ने,
ठीक है। तो अब ये स्पैम है, वो नॉट स्पैम है, तो हम चाहते हैं कि इसके लिए 1 है, उसके लिए 0 है, ठीक है। तो अब उसको हम न्यूरल नेटवर्क के प्रॉब्लम में कैसे ट्रांसलेट करें? तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप पहले बहुत सारे जो स्पैम में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं ना, आप उनकी एक लिस्ट बना लें, ठीक है, और आप मेल में ढूंढ लें कि वो लेटर, वो वर्ड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। तो अगर आप वो काम करेंगे ना, तो आपके पास एक वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे एंड्रयू, बाय, डील, डिस्काउंट एंड सो ऑन, ये वाले बहुत सारे आपके पास अल्फाज आ रहे हैं। तो आप इसको इनपुट बना दें अपनी, ठीक है, जिसमें हर जो आपकी इंडेक्स है ना, वो किसी डिफरेंट वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है, जिससे आपको पता चलता हो कि ये स्पैम है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर एंड्रयू आ रहा हो तो ज़्यादा चांस है कि नहीं है, बिकॉज ये एंड्रयू को ईमेल एंड्रयू इनके हिसाब से, ठीक है, आपके लिए बना रहे हो तो आपका नाम इधर होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये ना हो कि वो कौन सा लतीफ़ा था, इस तरह का एक लतीफ़ा भी था ना, चलो उस पर करूँगा, तो आज टाइम नहीं है उसका, लेकिन ठीक है, ये ना हो कि आप वो चौधरी और वो तालीम वाला एक था, किसी ने सुना होगा, अक्सर फेसबुक पे शेयर हो रहा होता है, ठीक है, कि जब वो तालीम याफ्ता बंदे से कुछ पूछता है और फिर जब दूसरे से पूछना शुरू करता है तो जहन में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ना हो कि आप जो जब इसका स्पैम फिल्टर बनाने लगो तो आपको एंड्रयू ज़रूर आना चाहिए उसके अंदर, तो वही आपकी ईमेल को स्पैम क्लासीफाई करना है, तो जो आप हो उसका नाम आना चाहिए, ठीक है। सो ये तो ये डिफरेंट हमने वर्ड्स, ऐसे तमाम वर्ड्स जिससे हमें कोई हिंट मिलता हो कि ये स्पैम हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब है कि ये स्पैम ना होने का ज़्यादा चांस है, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं जिससे स्पैम होने का चांस है, ठीक है। सो अब आप किधर टाइम लगाएं? तो एक ये है कि इसको टपा देते हैं, यानी एक आप टाइम इस पे लगा सकते हैं कि आप बहुत सारे हनी पॉट प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें आप बहुत सारे स्पैमर्स को किसी तरह ट्रैक करें कि वो आपको ईमेल करें, फेक अकाउंट बनाएं, उसमें जो ईमेल्स आई हैं उनको किसी तरह लिस्ट डाउन करें, तो और उससे ये अल्फाज निकालने की कोशिश करें। लेकिन हम अभी देखते हैं कि हम बेसिकली अब आपके पास ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन बन रही है ना, कि एक या तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट बना लें, ठीक है, दूसरा ये है कि आप फीचर्स जो हैं वो उनको थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर आप करने की कोशिश करें कि ईमेल राउटिंग की इंफॉर्मेशन से आप कुछ गेस करने की कोशिश करें। फिर इसी तरह आप मैसेज बॉडी पे के डिस्काउंट और डिस्काउंट्स, ये सारे लफ्ज़ एक तरह ट्रीट हों या ना हो, इस पर काम करें, ठीक है, या मिस स्पेलिंग को डिटेक्ट करने का करें। तो इसमें क्या करें, ठीक है, पहले कि इस पर टाइम लगाएं, ठीक है। तो उसके लिए बेहतर होता है कि आपके पास कोई मैयर हो जिसके ज़रिए आप बता सकें। तो जो क्रक्स है ना आगे जो मैं बताने लगा हूँ, जो वो ये है कि बजाय इसके कि आप किसी बड़ी सी चीज़ को पे काम करना शुरू कर दें, क्योंकि इनमें से हर एक जो है वो हो सकता है कुछ महीनों का काम हो, ठीक है, आप उसके बजाय क्या करें कि आप एक क्विक एंड डर्टी इम्प्लीमेंटेशन करें और उसके बाद देखें कि अगर मैं एक चीज़ अगर ठीक हो जाए तो उससे कितना फ़र्क पड़ता है, क्या वो एरर में कोई परसेंटेज का इजाफा करता है। अगर वो करता है तो आप कहें हाँ जी ठीक है, अगर वो नहीं करता तो आप कहेंगे गलत है। और दूसरा ये कि जो आप गलत, आपके वो जो क्विक एंड डर्टी इम्प्लीमेंटेशन में जो आपके गलत क्लासीफाई हो रही हैं चीज़ें, कि अगर नई स्पैम थी और आपने उसको स्पैम कह दिया, या स्पैम थी और उसको आपने नहीं डिटेक्ट किया, आप उनका एक एनालिसिस करके देखें इसमें मिस हो क्या रहा है। जो मिस हो रहा है आप उसके हिसाब से चीज़ों को अपडेट कर दें। सो फॉर एग्जांपल आप एरर एनालिसिस ये चीज़ है कि आप देखेंगे यार जो आपकी अगर लेट से 500 एग्जांपल थी उसमें से 100 मिस क्लासीफाई हुई, ठीक है, तो अब आप उसमें देख लें कि यार किस तरह की ईमेलें थी और क्या फीचर थे जो कि आपको हेल्प कर सकते थे। तो फॉर एग्जांपल आपने देखा कि यार जो मिस आपने की थी वो फार्मा, रेप्लिका या पासवर्ड स्टील करने वाली थी, ठीक है। तो अब जब आप इसका एरर एनालिसिस करेंगे ना कि आप खुद एक देखेंगे कि यार इतनी ईमेल्स जो थी वो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड थी, इतनी थी जो रेप्लिका या फेक वॉचेस को बेच रही थी, कोई 31 अदर थी, 53 जो थी वो पासवर्ड स्टील करने की कोशिश कर रही थी। तो अब इनसे आपको क्या लगता है किस पे पहले काम करना चाहिए? जो सबसे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अगर ये क्लियर विनर है एक जो क्लोज भी नहीं है कोई उसके, तो इसका मतलब है कि इनको सॉल्व करने के बजाय मुझे इन पे सॉल्व करने का करना चाहिए। फिर आपने जान के दूसरी चीज़ पे किया कि कौन से क्यूज हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। मिस स्पेलिंग्स हेल्प कर सकती हैं, क्या राउटिंग की इंफॉर्मेशन में कोई आपको ख़ास चीज़ मिली है, या पंक्चुएशंस में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप अगर देखें तो आपको पता चला कि यार लेट से कि
पंक्चुएशन में ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अब आप तो ये भी हमने रैंडमली खुद से नंबर डाले हुए हैं, लेकिन इसको समझाने का मकसद ये है कि बजाय इसके कि कट फीलिंग के ऊपर एक डिसीजन ले लें, उसके बजाय एक दफ़ा पूरी जो चीज़ फेलिंग केसेस है ना, उन केसेस का एक एनालिसिस कर लें, उसको हम कहते हैं एरर एनालिसिस। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ है जो आपको मैक्सिमम गेन दे सकती है। जिधर आप फंस रहे हैं वो चीज़ आप उसको फिक्स करने की कोशिश करें, ठीक है। सो ये भी खैर उसी को फर्दर कह रहा था कि बाज़ का होता है कि डिस्काउंटिंग इस किस्म की चीज़ें आप यूज़ कर इन सब को एक ही ट्रीट करना चाहते हैं। तो उसके लिए कहते हैं स्टेमिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि पहले शुरू के कुछ वर्ड लेटर्स देखें तो उससे जितने भी वर्ड्स आते हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो आप उनको सबको एक ही कैटेगरी में करें। तो उसका लेकिन नुकसान भी हो सकता है कि यूनिवर्स और यूनिवर्सिटी ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन स्टार्ट में सेम है, तो आप उनको एक ही कंसिडर कर लेंगे। लेकिन व्हाट यू कैन डू इज़ कि आपके पास ना ऑनलाइन स्टैमर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आप पोर्टर स्टैमर उनमें से एग्जांपल है, तो आप उसको यूज़ करते हुए आप एक क्विक इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे यार स्टैमिंग से क्या कितनी इंप्रूवमेंट आती है, ठीक है। तो आपको पता चला कि यार विदाउट स्टैमिंग 5% था, विद स्टैमिंग 3% था, लेट से कि लोअर एंड अपर केस को देखा तो वो 3.2% था। तो इससे सिर्फ 0.2% इंप्रूव हो रहा है, इससे 2-3% का फ़र्क पड़ा, तो आप कह सकते हैं कि यार मैं स्टैमर यूज़ कर लूँ या ना करूँ, उस परसेंटेज चेंज की बेस पर डिसीजन ले सकते हैं, ठीक। ओके, सो यहाँ तक चीज़ कुछ समझ आ गई कि करना कैसे है। क्विक एंड डर्टी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, उसके बाद एरर एनालिसिस करना है, ठीक है, और उसके हिसाब से देखना है। और कोई चीज़ अगर क्विकली इम्प्लीमेंट हो सकती है उसको करके देख लेना है कि यार उससे कितना को फ़र्क पड़ा है। अगर पड़ा है तो उसकी एडवांस किसी इम्प्लीमेंटेशन में जाए, नहीं तो जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये मैंने देखा वो हमारा FSC में होता था ना, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, कभी आपके भी होता होगा शायद, ठीक है, कि वो जब आप पढ़ने लगते हैं ना तो ख्याल आता है कि यार पेंसिल करनी चाहिए, चलो पेंसिल करना शुरू है, डेस्क आज साफ़ हो जाए, ठीक है। तो ये अक्सर होता है कि हमारा दिमाग जो रियल काम है ना उससे निकाल होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स में मैंने देखा है कि अक्सर बच्चे जिनसे प्रोजेक्ट्स नहीं बन रहा होता ना, उनके पास जो चीज़ें होती हैं और उनसे जो कुछ हो सकता है ना, वो कहते हैं नहीं, इसके लिए तो एक फ्रेम बनाने की ज़रूरत है, बाज़ार से मैं ये लाऊंगा, तो फिर उसके ऊपर वो कोई ऐसी चीज़ ढूंढ लेते हैं जो उस वक्त अवेलेबल नहीं होती, फिर वो कहते हैं कि यार क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है तो इस वजह से जो है ना काम आगे नहीं हो सकता। हालांकि मतलब हो सकता है कि जो आपने काम करना हो उसके लिए ऑलरेडी लैपटॉप है, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल्ड है, नहीं है तो 2 मिनट लगेंगे वो इंस्टॉल कर लें, 5 मिनट लग जाएंगे और आप काम शुरू कर दें, लेकिन वो कोई ना कोई हम ढूंढ लें। तो इसमें भी यही मसले होते हैं कि लोग जो है ना प्लान में बाज़ का कुछ चीज़ें प्लानिंग में रख लेते हैं कि मैं ये भी करूँगा ये भी करूँगा। तो मेन मकसद ये है कि आप जल्दी इम्प्लीमेंट कर लें और उसको अडेप्ट करवाएं। हम नेचुरली खुद भी ऐसे ही लर्न करते हैं, बच्चा ऐसे ही लर्न करता है ना कि जो बोलो वो भी बोलना शुरू हो जाता है, ठीक है। गलत बोलो सही बोलो कहता है कोई गल नहीं मैं बोल ही जाऊँगा, ठीक। तो गलत बोलूँगा तो उसको खुद ही क्रैक कर देगा, और नहीं हो इस तरह नहीं इस तरह, ठीक है, तो वो बोल देगा, ठीक है। तो वही काम हम इम्प्लीमेंटेशन में भी कर सकते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग कर रहे हैं तो हमने बच्चा जिस तरह लर्न करता है ना अपने लर्निंग एल्गोरिथम को भी इस तरह सिखा सकते हैं। क्या हम कहते हैं यार क्विक एंड डर्टी इम्प्लीमेंटेशन करो, ज़्यादा शुरू में गलत करेगा, उसका एरर एनालिसिस कर लेना, उससे आइडिया हो जाएगा कि इम्प्रूव क्या करना है, उसको इम्प्रूव करो और फिर चीज़ें करते जाओ। अच्छा, एक और चीज़ हमने ये पढ़ी थी स्क्यूड क्लासेस, ठीक है। ये क्या था कि बाज़ का ये होता है कि कुछ क्लासेस में पॉजिटिव और नेगेटिव में बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी होती है। जिस तरह कैंसर क्लासिफिकेशन में लेट से सिर्फ 1% केसेस ही आते हैं पॉजिटिव के, ठीक है। तो अब आप अगर एक ऐसा आप कहेंगे जी जो मेरा प्रेडिक्टर है ना वो हमेशा प्रेडिक्ट करेगा कि कैंसर नहीं है, तो वो 99% ऑफ द टाइम ठीक होगा। तो अगर आपने उसकी सिर्फ एरर परसेंटेज निकाली हुई तो वो तो बड़ा अच्छा प्रेडिक्टर बन जाएगा, हालांकि वो कुछ भी नहीं कह रहा, वो हमेशा ही कह रहा है जी नहीं है जी ਤੁਹਾਨੂੰ कैंसर, ठीक है। तो हमें पता है कि ये अच्छा प्रेडिक्टर नहीं है। तो उसके लिए हमने प्रिसीजन एंड रिकॉल पढ़े थे 2 तरीके। हमने कहा था कि यार कि हमारे जो बेसिकली अगर हम प्रेडिक्टेड क्लासेस इस तरफ रखें और एक्चुअल इस तरफ रखें, 1 को हम कहेंगे असल में कैंसर था, 0 को कहेंगे नहीं था, तो इस केस में इस तरफ आ रहा है कि आपने प्रेडिक्ट किया था कि नहीं था कि था लेकिन असल में नहीं था, तो इसको हम कहेंगे फॉल्स पॉजिटिव, कि आपने कह दिया कि कैंसर था क्योंकि आपने 1 कहा था लेकिन असल में नहीं था। इसी तरह अगर एक्चुअल में नहीं था और एक्चुअल में था और आपने कह दिया नहीं है, तो इसको हम कह देते हैं फॉल्स
नेगेटिव, और ये दोनों तो ठीक हैं, यानी कि असल में भी था और आपने भी कहा था, और इसमें भी आपने कहा कि असल में नहीं था और असल में भी नहीं था, ठीक है, यानी प्रेडिक्शन भी वही थी। तो ये दोनों ठीक क्लासेस हैं, ये दोनों गलत बन जाते हैं। तो इसमें से हमने दो हिस्सों में तोड़ लिया, ठीक है। एक हमने कह दिया कि ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय जो आपके ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। तो इस पूरी रो से डिवाइड कर दिया ट्रू पॉजिटिव को, तो इसको हम कहते हैं आपकी प्रेसियन कितनी है, ठीक है, कि आउट ऑफ आपके जो प्रेडिक्टेड पॉजिटिव केसेस थे उसमें जो आपने ट्रू और फॉल्स पॉजिटिव बताए थे उनमें से असल में ट्रू कितने थे, ठीक है। तो अगर आपने 100 बताए थे कि पॉजिटिव हैं लेकिन असल में उनमें से 90 ठीक थे, तो आपने कहा कि मेरी प्रेसियन 90% है, ठीक है। रिकॉल में आप इसको इस कॉलम पे ले लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसमें सारे ही हैंडल हो जाते हैं, अगर आप प्रेसियन और रिकॉल करें सारे केसेस हैंडल हो जाते हैं। तो उसमें आप कहते हैं कि आप ट्रू पॉजिटिव को डिवाइड करें ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो ये रिकॉल कितने हुए, ठीक है, कि आपने तो कहा था कि इतने पॉजिटिव हैं, असल में टोटल जो थे ये एक्चुअल में 100 केसेस थे जिनको कैंसर था, आपने उनमें से 90 को कह दिया कि कैंसर। तो इसमें जो 90% है तो इसका मतलब रिकॉल ये बन रही है 90% के, उनमें से बाकी 10% जो थे वो आपने गलत मिस क्लासीफाई किया हुआ। तो ये दोनों तरह की क्लासिफिकेशन आपकी हैंडल होगी, एक प्रेसियन में एक रिकॉल में, ठीक है। तो आप इसको ट्रेड ऑफ कर सकते हैं कि आप इसको दोनों तरह से देख, इधर, ठीक है, आप इसको दोनों तरह से देख सकते हैं कि अगर 0.5 पे हमने थ्रेशोल्ड रखा हुआ है जो नॉर्मली हम रखते हैं, लेकिन आप कहते हैं, अगर आप किसी को ये कहना चाह रही हैं कि नहीं जब मैं बिल्कुल श्योर हूँगा मैं तभी आपको कहूँगा कि कैंसर है, तो आप इसको 0.7, 0.8, 0.9 पर भी लेके जा सकते हैं। और अगर आप इस पर थोड़ा सेफ मार्जिन रखना चाहते हैं कि मुझे ज़रा सा शक हुआ कि कैंसर है तो फिर भी मैं कह दूँ, तो आप इसको 0.3, 0.2 पे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यू कैन ट्रेड ऑफ प्रेसियन विद रिकॉल, ठीक है, कि आप इस तरफ ले जाएं तो या इस तरफ ले जाएं, तो इसमें एक केस में प्रेसियन ज़्यादा हो जाएगी, एक केस में रिकॉल ज़्यादा हो जाएगी। जो प्रॉब्लम था वो ये था कि आप प्रेसियन और रिकॉल में चूज़ कैसे करें उनका कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो उसका एक चीज़ ये बनती है कि आप एवरेज ले लें, ठीक है। तो ये हमने 3 एल्गोरिथम लिए हुए थे, ये हमारा वो वाला एल्गोरिथम था जो हमेशा कहता था कि आपको कैंसर है, ठीक है। तो उसमें अब आपके पास देखा जाए तो अगर एवरेज लें तो यही सबसे बेस्ट निकल रहा है, लेकिन ये तो सबसे बेस्ट नहीं है, ठीक है। तो उसके बजाय हमने एक चीज़ पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था F स्कोर या F1 स्कोर, दोनों टर्म्स यूज़ होती हैं। तो उसमें इसके अलावा भी तरीके हो सकते हैं कंबाइन करने के। तो ये है कि 2 × PR ओवर P + R, तो इस तरीके आप करें तो आपके पास थोड़ा सा बेहतर स्कोर आना शुरू हो जाएगा। जो मेन आइडिया है उसके पीछे के जो अगर आपकी प्रेसियन 0 हो जाए या रिकॉल 0 हो जाए, कोई एक भी 0 हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। जो कि इस केस में ये हो रहा था ना कि एक बहुत कम था एक बेहतर था, ठीक है। तो हम वी वांट आइडियल केस में दोनों 1 होनी चाहिए, ठीक है, कि ना कोई प्रेसियन ना कोई रिकॉल, यानी कि गलत भी आपने इस तरफ भी गलत प्रेडिक्ट नहीं किया उस तरफ भी गलत प्रेडिक्ट नहीं किया, ठीक है। ना फॉल्स नेगेटिव था ना कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव था। तो तब आपके पास ये दोनों 1 × 1 होंगे और ये 1 × 1 डिवाइड बाय 1 + 1 2 होगा, 2 से कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट केस में आपका स्कोर है स्कोर 1 आ जाएगा। वर्स्ट केस में अब आपने क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई किया हुआ उसका नेट इफेक्ट क्या है कि अगर एक भी 0 हुआ तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो वो उसको उतना सिग्निफिकेंटली लोअर स्केल कर देगा। तो दिस इज़ अ गुड मेजर जो कि आपको बता सके ये कैसे करना, ठीक है। ओके, एक और हमने चीज़ ये पढ़ी थी कि जो ये एक पेपर था जिसमें ना उन्होंने ये किया हुआ था कि कॉमनली जो लोग कंफ्यूज कर देते हैं ना लफ्ज़ TO2, TWO2, TOO2, THEN और THAN को, ठीक है। तो कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के ऊपर ये कुछ पुराना पेपर है 2001 का। तो उन्होंने ये किया था कि 3-4 डिफरेंट एल्गोरिदम्स को ट्रेन किया, ठीक है। और उन्होंने ट्रेन किया तो उन्होंने जो चीज़ उसकी ऑब्जर्वेशन थी ना वो ये थी कि एल्गोरिदम स्टार्ट में तो जैसा भी परफॉर्म कर रहे हो, अगर डाटा आपका ज़्यादा होता जाए तो सब के सब ही एल्गोरिदम तकरीबन अच्छा ट्रेन हो गए थे, ठीक है। तो इसकी वजह से लोग ये कहते हैं कि इट्स नॉट हु हैज़ द बेस्ट एल्गोरिदम दैट विंस, बट जिसके पास ज़्यादा डाटा हो, या नई आपको ऐसी फैंसी टर्म्स नज़र आती हैं कि डाटा इज़ ऑयल, ठीक है, कि डाटा आपके पास डाटा इज़ न्यू ऑयल, कि जिसके पास डाटा है वो जीत जाएगा। और इस वजह से हम कहते हैं कि जो बड़े बड़े ये फेसबुक गूगल वगैरह हैं इनके पास हमारे डाटा हैं, तो ये कहते हैं इनके पास पावर है, ठीक है। तो लार्ज डाटा सेट जो है ना उसका
वो चीज़ों को इम्प्रूव अमूमन करता है, ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा करे। अगर आपका मॉडल अच्छा नहीं है तो लार्ज डाटा सेट उस पर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। हाई बायस वाला है तो जितना मर्जी डाटा बढ़ा दो, ठीक है। तो टिपिकली फिर इसका एक हल ये होता है कि आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स मॉडल रख लें। अगर आपके पास डाटा ज़्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली लर्निंग एल्गोरिथम उस पर ओवरफिट नहीं होगा, क्योंकि डाटा ज़्यादा है। डाटा ज़्यादा में उसकी काउंटर एग्जाम्पल्स आती जाएंगी और वो रेगुलराइजेशन वाला काम एक तरह से कर जाएंगी, ठीक है। तो ये अमूमन इसकी आई गेस समरी थी कि जो हम कह देंगे, ठीक है। ये हमने जो एंड्रयूइंग के लेक्चर से हट कर मैंने आपको एक एग्जांपल कराई थी, वो जो मशीन लर्निंग ज़ीरो टू हीरो वाली, ठीक है। तो लेकिन इसमें जो आपको बताया था, ये फैशन एमनेस्ट का डाटा सेट है जिसमें 70,000 इमेजेस हैं और 10 आइटम्स हैं, ठीक है, जिनमें से जिस तरह एक इमेज देखें तो ये जूता है, ठीक है, तो लो रेजोल्यूशन है, ठीक है, जिसमें आपको इतना, तो ये ट्रेनिंग के लिए अक्सर यूज़ होते हैं। सिंपल एमनेस्ट का एक डाटा सेट है जो डिजिट्स को रिकग्नाइज करता है, फैशन एमनेस्ट है। तो ये इसमें हमने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी थी ना, वो ये देखी थी कि इन अ फ्यू लाइन्स ऑफ कोड यू कैन एक्चुअली राइट द होल क्लासिफायर, ठीक है, कि आपने टेंसर फ्लो इंपोर्ट किया, डाटा सेट इसके अंदर पार्ट था वो आपने उठा लिया, ठीक है। उसके बाद आपने लोड डाटा कॉल किया जिससे वो डाटा सेट से उसने डाटा लोड किया और ट्रेनिंग और टेस्ट इमेजेस बना दिए, ठीक है। ये आपने बता दिया कि आपका, ये मैं आपको इन प्रैक्टिस ये बताने जा रहा था कि आपको असल में आपने तो असाइनमेंट्स में खुद बैक प्रॉप इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन बैक प्रॉप अगर ना इम्प्लीमेंट किया हो तो ये खुद कर देगा टेंसर फ्लो, ठीक है। टेंसर फ्लो है, इसके अलावा मतलब 2-3 है ना, एक टेंसर फ्लो था, दूसरा कौन सा मशहूर था, नाम से निकल गया, बिल्कुल कॉमन सा लफ्ज़ था यार, जो फेसबुक वालों का है, पायटॉर्च और टेंसर फ्लो, ये सब ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। तो ये टेंसर फ्लो में हमने देखा था कि आप लेयर, फ्लैटन लेयर एक लगा दें, ठीक है, उसके बाद हमने 2 डेंस लेयर लगा दी जिसमें हमने बता दिया कितने यूनिट्स हैं और साथ साथ बता दिया कि इनका फंक्शन क्या होगा। इसमें हमने पीछे सिग्मॉइड पढ़ा था, लेकिन मैंने ये आपको बताया था कि आजकल सिग्मॉइड के बजाय रेक्टिफाइड लीनियर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। और सॉफ्ट मैक्स जो है ना, वो ये क्या करता है कि हमने वो जो 0 1 0 0 काइंड ऑफ दिया हुआ है ना, उसके आगे पीछे से आप हार्ड प्रेडिक्शन करने के बजाय सॉफ्ट प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं कि उस तो वो सॉफ्ट मैक्स कर रहे होते हैं। इसको फिर आप कंपाइल करेंगे और फिर मॉडल को फिट करने की कोशिश करेंगे, तो ये मॉडल को यहाँ, ये आपका ट्रेनिंग स्टेप है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आप जिस तरह एडम है ना, तो एडम इज़ जस्ट लाइक जिस तरह ग्रेडियंट डिसेंट है उसकी तरह का एक और एल्गोरिथम है जो कि ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये आप यानी कि बेसिकली 4-5 लाइनों के अंदर जो कि आप किसी भी आप एक न्यूरल नेटवर्क पूरा ट्रेन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका था। इसके बाद आप इवेल्युएट कर सकते हैं टेस्ट इमेजेस पे और उसके वेट्स वगैरह सेव करवाने हो वो करवा सकते हैं ताकि कोई भी इमेज आए उसके ऊपर उसको चला सकें, ठीक है। इससे पहले हमने इसको 255 से डिवाइड कर दिया था क्योंकि ये 0 से 1 के दरमियान हम इसको रखना चाह रहे हैं, ठीक है। और कुछ मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे काम जो कि आप वैसे डाउनलोड करके करना चाहते हैं वो आप पाइथन एनवायरनमेंट के अंदर कर सकते हैं कि आप जिप फाइल कहीं और से डाउनलोड करना हो तो आप वो जिप फाइल डाउनलोड भी कर सकते हैं विद फ्यू लाइंस ऑफ कोड, ठीक है। और उसको फिर आप यूज़ कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग योर डाटा सेट। ओके, सो 11 हो गए हमारे। हाजमा ठीक है, अभी समझ आ रही है? हाँ, 1 से 2 क्विज रखेंगे इसने? अच्छा, 1 से 10 तक तो मैंने रखा हुआ क्विज। ये कौन सा नंबर है? 1 मिनट, लेट मी चेक। 12वां तक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्विज ले लेंगे। और आपकी क्लास की क्विज है ना, तो बस ठीक है, वो थोड़ा सा लेट पहुंच जाएंगे, हम कहेंगे आपने भी तो लेट किया था जब भी शुरू कर, ठीक है, तो उस वजह से हम इधर लेट हो गए। किस जगह पे है वैसे? यही वाली सामने। चलो मैं रास्ता को खुद अपोलोजाइज कर लूँगा, कोई बात नहीं क्योंकि अब हमारा भी सारों का ही कोर्स कंप्लीट होने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ हमने पढ़ी थी स्पोर्ट वेक्टर मशीन, जो कि हमारा सुपरवाइज लर्निंग का आखिरी काइंड ऑफ एल्गोरिथम था। ऑल्दो हमने बाद में कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स भी पढ़े जो कि सुपरवाइज लर्निंग ही हैं, बट जो एक्चुअल एंड्रॉइडिंग कोर्स में था, ठीक है। सो हमने क्या किया था कि ये हमारा सिग्मॉइड फंक्शन है,
ठीक है। और जो मेन इंट्यूशन है कि थीटा ट्रांसपोज एक्स अगर बहुत बड़ा होगा तो ये राइट साइड पर लेके जाएंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा, लेफ्ट साइड पर लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा और हमारा एरर कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। इसी को देखने का एक तरीका ये हो सकता है कि ये हमारा ये उसकी जो कॉस्ट फंक्शन था ना, जिसको हमने थोड़ा एक्सपैंड करके रख दिया, क्योंकि एच ऑफ एक्स जो था लॉजिस्टिक रिग्रेशन का वो सिग्मॉइड फंक्शन इस जगह पर आ रहा होता, ठीक। तो इसको अगर हम प्लॉट करें ना तो ये चीज़ बनती है, राइट। और फॉर y एक y इज इक्वल टू 0 के लिए बनती है, एक y इज इक्वल टू 1 के लिए बनती है कि आप कह रहे हैं कि यार अगर ये 1 से आगे चला गया ना तो ये ऑलमोस्ट 0 ही हो जाएगा, और इस केस में -1 से पीछे चला गया तो ये ऑलमोस्ट 0 ही हो जाएगा। तो इसी को हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं बाय यूजिंग कि हम बजाय ये वाला कॉस्ट फंक्शन रखें, हम इधर तक स्ट्रेट लाइन रखें और 1 के बाद हम इसको एक स्ट्रेट लाइन बना दें इस तरफ, ठीक है। तो ये अगर आप यूज़ करें तो दिस इज़ बेसिकली स्पोर्ट वेक्टर मशीन में हम इस किस्म का कॉस्ट फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट वेक्टर मशीन में क्या होता है कि सो बेसिकली आप इसको कह दें लेट से कि ये कॉस्ट ऑफ 1 है फॉर y इज इक्वल टू 1, ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ 0। तो जो आपका स्पोर्ट वेक्टर मशीन का कॉस्ट फंक्शन बनता है वो तकरीबन यही है, आपने इस पूरे को उठा के इसको कॉस्ट ऑफ 1 कह दिया और इसको उठा के कॉस्ट ऑफ 0 कह दिया। एक और चीज़ जो हमने चेंज की वो ये कि नॉर्मली हम ये कहते हैं कि इसमें लैम्डा यूज़ कर रहे होते थे रेगुलराइजेशन में। स्पोर्ट वेक्टर मशीन आप इसको ये कह सकते हैं कि ये असल कॉस्ट थी और ये रेगुलराइजेशन वाली थी, तो आप इसको कह सकते हैं कि दिस प्लस लैम्डा इनटू समथिंग है ये, ठीक है। तो स्पोर्ट वेक्टर मशीन में अमूमन हम इधर लैम्डा यूज़ करने के बजाय इसके साथ सी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये लैम्डा से उल्टा इफेक्ट रखेगा, कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये बड़ा है तो हम असल वाली कॉस्ट को ज़्यादा वेट देना चाह रहे हैं बजाय रेगुलराइज वाले टाइप हिस्से को। लेकिन अगर ये छोटा हुआ तो इसका मतलब है कि मैं, क्योंकि इसके साथ सी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसका मतलब मैं रेगुलराइज वाले हिस्से को ज़्यादा देना चाह रहा हूँ, इसको कम देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क था, बाकी ये वही चीज़ थी, ठीक है। इसको हम अमूमन लार्ज मार्जिन इंट्यूशन, लार्ज मार्जिन क्लासिफायर भी कहते हैं। सो बेसिकली हमारा ये वाले दो बन गए, एक कॉस्ट ऑफ 0 एक कॉस्ट ऑफ 1, ठीक है। और क्यों कहते हैं लार्ज मार्जिन क्लासिफायर, उसके लिए हम देखते हैं कि डिसीजन बाउंड्री इसकी क्या बनती है, ठीक है। ये तो मैंने आपको सी वाली पार्ट तो मैंने बता दिया है, लेट मी सी। सो बेसिकली लार्ज मार्जिन क्लासिफायर इसलिए कहते हैं कि अगर मैं इस जगह पे लाइन में डिफरेंट बाउंड्रीज लगा सकता था, लेकिन ये जो -1 और 1 वाला फैक्टर है ना, ये जो हमने इधर लगाया था कि ये बजाय 0 के ये 1 से आगे पुश कर रहा है उसको, और ये इधर भी 0 के बजाय -1 से पीछे पुश कर रहा है, तो इसने थोड़ा सा मार्जिन रखा हुआ है कि जिसके आगे ये चाह रहा है कि चीज़ हो, तो इससे आगे होगा तो कॉस्ट 0 हो जाएगी, दरमियान में हुआ तो कुछ ना कुछ कॉस्ट आ रही होगी। तो अगर मैं कोई इस किस्म की चीज़ लर्न करना चाह रहा हूँ तो लाइनें तो बहुत सी लग सकती थी, लेकिन ये उन लाइन के अराउंड क्योंकि मार्जिन भी लगा रहा है तो ये मोस्ट प्रॉब्ली ये ब्लैक लाइन बनाएगा जिसके अराउंड ये ब्लू वाले मार्जिन होंगे जो कि -1 +1 पुश करने की कोशिश कर रहे हो। एक और इसकी अच्छी बात ये होती है कि आउटलायर्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल के एक्चुअल डाटा सेट ये था लेकिन कुछ ना कुछ आउटलायर्स भी आते थे, तो उनमें भी स्पोर्ट वेक्टर मशीन जो है ना वो अमूमन थोड़ा अच्छा बिहेव करती है, ठीक है, कि वो यही लाइन प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेगी बजाय पर्पल लाइन के, ठीक है। सो इसके पीछे हमने थोड़ी सी मैथमेटिक्स देखी थी कि लार्ज मार्जिन क्लासिफिकेशन के पीछे कि इसको क्यों कहते हैं, तो हमने उसमें लेट मी सी, हमारे पास इनफ टाइम है, मेरा ख्याल है कि हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके लिए हमने एक चीज़ देखी थी कि दो वेक्टर अगर हों तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, राइट। तो हम बेसिकली अगर एक वेक्टर u है और एक वेक्टर v है, ठीक है, तो दिस इज़ लाइक लेट्स से कि ये u है जिसमें ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट है, और ये v है जिसमें ये दिस प्लस दिस, ठीक है, v1 + v2 u1 + u2। तो ये हमने इस तरह वेक्टर से रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ठीक है। तो जब हम इसकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या होती है कि आप u ट्रांसपोज इनटू v कर लेते हैं, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। v ट्रांसपोज u भी सेम चीज़ ही आया करती है, ठीक है। तो जो उससे कैलकुलेट हो रहा होता है ना, अगर हम उसको ज्योमेट्रिकली देखें तो वो ये हो रहा होता है कि हम इसकी प्रोजेक्शन निकालें इसके ऊपर,
यानी अगर मैं इसके ऊपर 90 डिग्री, उर्दू में कहते हैं ना अमूद गिराएं, ठीक है, ये इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर ले लें, ठीक है। सो परपेंडिकुलर ले लें तो ये जो इसकी प्रोजेक्शन आएगी, या ऊपर से अगर मैं लाइट फेंकूँ इसके ऊपर एग्जैक्ट इस एंगल पे, ठीक है, तो जहाँ पर वो प्रोजेक्ट करेगी तो ये वाली लेंथ, अगर मैं इसको p कहूँ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ u। सो लेंथ ऑफ u जो है उसको अमूमन हम 2 बार्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये x का कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर अंडर रूट, यही होती है ना पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये तो हमें पता है। तो बेसिकली आप इस प्रोजेक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद द लेंथ ऑफ u, तो ये आपके पास आ रही होती है, दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारी डॉट प्रोडक्ट आ रही, और ऑब्वियसली क्योंकि ये इसका ऑपोजिट भी ट्रू है, तो अगर मैं इसको इसके ऊपर प्रोजेक्ट करता तो वो भी वही चीज़ ही आती, क्योंकि एक नंबर आ रहा है, इसकी इस पर प्रोजेक्शन आती तो ये वाली प्रोजेक्शन लंबी हो जाती, मगर इसकी लेंथ छोटी हो जाती, तो उसका रिजल्ट भी एग्जैक्टली सेम ही आना था, ठीक है। और ये जो है ना, ये बेसिकली जब आप प्रोजेक्शन निकालते हैं तो ये प्लस या माइनस दोनों में आ सकती है। अगर आपका v इस तरफ होता तो ये नेगेटिव में प्रोजेक्ट होता, ठीक है, तो ये माइनस नंबर आ जाता, ठीक। तो प्रोजेक्शन काइंड ऑफ हम इसमें निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सो एसवीएम में ना जब हम काम कर रहे होते हैं तो एक तो हमारा कॉस्ट फंक्शन था जिसमें आप ये थीटास के स्क्वायर ले रहे थे और उसको कहते हैं सम कर रहे थे, दिस वाज योर कॉस्ट फंक्शन का जो एक पार्ट था, ठीक है। अगर अभी हम दूसरा पार्ट को इग्नोर करें तो ये जो थीटास वाला पार्ट था वो ये था। इसको हम कह सकते हैं कि ये जो स्क्वायर हो रहे हैं ना, ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं ना, तो यानी ये इसको हम मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, विच इज़ योर लेंथ ऑफ, लेंथ वाला फैक्टर जो है वो मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हम थीटा ट्रांसपोज x जो है उसको काइंड ऑफ मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि मेरे पास अगर एक एग्जांपल x है और उसको मैं थीटा के ऊपर मैप करता हूँ, तो मैं लेंथ थीटा की भी काम करना चाहता हूँ बट इनकी प्रोजेक्शन को भी मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ, वो कैसे होगा, ठीक है। सो वो अगर हम इधर करने की कोशिश करेंगे ना, तो लेट से कि हमारे पास 2 केस बनते हैं, ठीक है। एक केस ये बनता है कि जिसमें मैं ये ग्रीन बाउंड्री बनाऊं और ये मेरा जो ब्लू है ना, अगर ये थीटा हो ना तो उसकी जो डिसीजन बाउंड्री बनती है वो उससे परपेंडिकुलर बनती होती है, ठीक है। अगर मैं इधर डिसीजन बाउंड्री बनाऊंगा ना तो इनकी ये प्रोजेक्शंस छोटी आएंगी, लेकिन इधर करूंगा तो ये बड़ी आ जाएंगी। तो इसका मतलब है कि जो आपका थीटा ट्रांसपोज जो p इंटू थीटा है वो मैक्सिमाइज हो रहा है, लेकिन ये मिनिमाइज हो रहा है। तो इसका नेट इफेक्ट ये बनता है कि आपका यानी दोनों चीज़ें अचीव हो जाती हैं। तो उसकी वजह से ये लार्ज मार्जिन क्लासीफायर बनता है, ठीक है, कि आप एक जगह पे थीटा को मिनिमाइज कर रहे हैं, दूसरी जगह पे p इंटू इसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो ये आपके पास कहते हैं p को बढ़ा रहे हैं, थीटा को घटा रहे हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्शन मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली आपका ये वाला मार्जिन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ओके, मेरा ख्याल है आज इधर रुक जाते हैं। मैं SVM को थोड़ा सा दोबारा कवर भी कर दूंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर। मुझे लगता है कि अगला लेक्चर हमें ज़रा लंबा करना पड़ेगा, या हमें एक एक्स्ट्रा लेक्चर कुछ बनाना पड़ेगा अगर हम पूरा करना है, ठीक। लेकिन आपका तो पेपर पहला इसी का है ना। चलो थर्सडे वाले लेक्चर को देखते हैं, ठीक है। थर्सडे की शाम को एक और